ओके, सो वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 103 से 106 तक अब हम देखेंगे, वो है बॉन्ड रिफंडिंग वाला टॉपिक। ध्यान देंगे सर, चारों क्वेश्चन में डिटेल्स जो है सारी सेम है, सिर्फ जो सेकंड वाला ये क्वेश्चन है फोर्थ 104 और 106, इसमें कुछ ज़्यादा ही डिटेल्स है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हम 106 वाला क्वेश्चन लेंगे, बाकी तीनों आपके लिए होमवर्क रहेंगे। अच्छा, बॉन्ड रिफंडिंग की हम बात कर रहे हैं, तो बॉन्ड रिफंडिंग के क्वेश्चन सर सॉल्व कैसे करना है, ध्यान देना। थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, और नया एक भी कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। तो आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि बॉन्ड रिफंडिंग की ज़रूरत कब पड़ती है। अब मान के चलिए कि ये एक टाइम पीरियड है, आज बॉन्ड इशू किया था कंपनी ने। और हाँ, एक और चीज़ जो क्लियर करना चाहता हूँ मैं, अभी तक आप बहुत सारे जो बॉन्ड्स देख रहे थे वो इन्वेस्टर के एंगल से देख रहे थे कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ कि बॉन्ड कंपनी के एंगल से देखो। बॉन्ड रिफंडिंग वाले टॉपिक में कंपनी के एंगल से देखो। कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है। पहला, पैसों की ज़रूरत पूरी कर सकता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, लोन और बॉन्ड रिफंड, बॉन्ड भी, ठीक है। तो बॉन्ड जब मार्केट में आप इशू करोगे तो आपको पैसा देगा इन्वेस्टर, उस पैसे को आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हो और ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो मान के चलिए ऐसे ही एक कंपनी को ज़रूरत थी, कंपनी ने मार्केट में बॉन्ड इशू करा। और क्या स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर लेते हैं, लेट से उसकी फेस वैल्यू थी 1000 रुपये, कूपन रेट था 10%, टाइम था टाइम था कुछ ले लो 10 साल का, ठीक है। और रिडम्शन एट पार होना था। टोटल जो उसने पैसा रेज किया वो था 100 करोड़ रुपए, ठीक है। अब होता क्या है, थोड़ा ध्यान देना, जब भी हम पैसा रेज करते हैं तो हम खुद तो पर्सनली जाते नहीं हैं इन्वेस्टर के पास में कि दे दो पैसा, दे दो पैसा। हम बीच में कुछ बैंक्स होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है, वो हमारी मदद करती है ये सारी प्रोसीजर को कंप्लीट करने में। और ऐसे टाइम पे वो अपना कट भी रख लेती है, उसे इशू कॉस्ट कहते हैं। इशू कॉस्ट बोलो या फ्लोटेशन कॉस्ट बोलो, तो एक खर्चा हमारा आता है, वो है सर फ्लोटेशन कॉस्ट का, ध्यान देना। फ्लोटेशन कॉस्ट या इशू कॉस्ट का। अब इस क्वेश्चन में मान के चलते हैं कि फ्लोटेशन कॉस्ट है लेट्स से 1 करोड़ का। तो क्या हो गया, 100 करोड़ में से 1 करोड़ तो यही लोग रख लेंगे, हमारे पास में 99 ही आएंगे, जबकि इन्वेस्टर बोलेगा कि मैंने तो 100 करोड़ दिए हैं आपके पास में, ठीक है। कुछ कर नहीं सकते, 1% आपकी वो कॉस्ट आ गई। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि फेस वैल्यू पे हम इशू नहीं करते, हम मार्केट में थोड़ी सी अट्रैक्टिव रखने के लिए उसको डिस्काउंट पे इशू करते हैं कि 100 रुपये की चीज़ हम 900, 1000 रुपये की चीज़ हम 970 में दे रहे हैं, 980 में दे रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे हम डिस्काउंट भी देते हैं बॉन्ड पे। अगर आप डिस्काउंट देते हो, लेट से आपने 1% भी डिस्काउंट दिया तो 10 रुपये का डिस्काउंट हो जाता है उस पर, और 100 करोड़ पे 1 करोड़ का डिस्काउंट दिया जाएगा। हम थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं डिस्काउंट, लेट से फॉर एग्जांपल हम 5 करोड़ का डिस्काउंट ले लेते हैं, यानी कि 5% डिस्काउंट पे हमने ये बॉन्ड मार्केट में इशू किए। तो 5% कितना होता है सर 100 करोड़ का, 5 करोड़ रुपये। अब एक्चुअल में आपके हाथ में तो 94 करोड़ ही आए, उन्होंने दिए 100 करोड़ रुपए मान लो। अभी उन्होंने कितने दिए होंगे, 95 दिए, उसमें से एक चला गया, तो 94 ही आपके हाथ में आए। जबकि जो बैलेंस शीट में खड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा 100 करोड़ का, बाकी का जो जाएगा वो डिस्काउंट में। लाइबिलिटी तो खड़ी हो जाएगी आपकी 100 करोड़ की। ध्यान देना, एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो बैंक में आपका डेबिट होएगा, ठीक है। बैंक में कितना पैसा डेबिट होगा, आपका 94 करोड़ रुपीज़ डेबिट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, इशू कॉस्ट डेबिट मारोगे, इशू कॉस्ट डेबिट मारोगे 1 करोड़ का। और उसके बाद डिस्काउंट को डेबिट मारोगे 5 करोड़ का। इस तरह से 100 करोड़ हो गए। टू आप बॉन्ड कर दोगे, बॉन्ड या जो भी लाइबिलिटी में आप खड़ा कर दोगे 100 करोड़ रुपए। इस तरह से आपको दिखेगा। अब ये जो है, ध्यान देना, बैंक में तो 94 आया, आपने यूज़ करना है। अब जो इशू कॉस्ट और डिस्काउंट है, ये है डेबिट बैलेंस चलता रहेगा। इनका नेचर क्या है पता है, ये है असेट, ये है असेट। आप बोलोगे सर ये असेट कैसे हो गया, ये तो हमारा खर्चा है, डिस्काउंट एक्सपेंस है, इशू कॉस्ट एक्सपेंस है, राइट। आपका बोलना सही है कि वो एक्सपेंस है, लेकिन ये पूरा एक्सपेंस जो 5 और 6 करोड़ का हुआ है, ये इसी साल का नहीं है, पहले साल का नहीं है सर। ये जो 6 करोड़ का हमने खर्चा उठाया है, ये पूरे 10 सालों के लिए उठाया है।
क्योंकि जिस बॉन्ड की वजह से ये खर्चा हुआ वो बॉन्ड की लाइफ 10 साल है, तो ये खर्चे की भी लाइफ 10 साल होनी चाहिए। इसका मतलब हर साल हम उस असेट में से, ठीक है, हम उस असेट में से जो 5 और 1 6 करोड़ का दिखेगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 लाख ये, 50 लाख ये, ऐसे करके 60 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजते जाएंगे। तो हर साल क्या होगा, एक एंट्री आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 0.60 लाख करोड़, उसमें आएगा 2, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, इसको कम करते जाना है हर साल, तो क्रेडिट करेंगे 2 इशू कॉस्ट 2 डिस्काउंट। इसको बेसिकली प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का नाम का हेड दिया जाता है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, इंटर पे, फाइनल पे, एफआर में आपने पढ़ा होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो ये सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ही है सर, ठीक है। तो ऐसे करके हर साल 10 लाख और 50 लाख से इश्यू कॉस्ट और डिस्काउंट कम होती जाएगी। अब आप ध्यान देना, हर साल एक्सपेंस में जो बुक हो रहा है वो सिर्फ 60 लाख का बुक हो रहा है, पूरा का पूरा पहला साल में बुक नहीं होता ये वाला कॉस्ट, क्योंकि जिसके लिए ये खर्चा बियर किया गया है उसकी लाइफ 10 साल है, तो इनकी लाइफ भी 10 साल मानी जाती है, ठीक है। अब आप नोटिस करोगे एक और चीज़, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस में आपने 60 लाख का बुक किया है, ठीक है, हर साल जो एंट्री होने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक तो ये एंट्री होगी, और बताओ क्या एंट्री होगी, और एक एंट्री बताऊँ क्या होगी, आप हर साल कूपन पे करोगे, नहीं, कूपन पे करोगे इन्वेस्टर्स को, तो 1000 पे 10%, 1000 पे 10% यानी कि आपका, या 100 करोड़ पे 10% यानी कि आपका 10 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट आप हर साल पे करोगे इन्वेस्टर्स को, तो वो भी एक एंट्री आएगी, उसे क्या कहेंगे सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। तो वो क्या हो जाएगा, पीएनएल में आपका इंटरेस्ट का जो अकाउंट है वो चला जाएगा, और बैंक से पैसे चले जाएंगे नेट में, ठीक है, वो हो गया 10 करोड़ का। अब आप ध्यान देना, इस तरह से 2 एंट्री आएगी बैंक में, बैंक में बोलता हूँ सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस तरह से 2 एंट्री आएगी, एक इसकी आएगी इशू कॉस्ट और डिस्काउंट की, 2 एंट्री इसकी मान लो, एक एंट्री इंटरेस्ट की मान लो, तो 3 खर्चे डेबिट हो रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 3 खर्चे डेबिट हो रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन कैश में सिर्फ एक ही खर्चा जा रहा है हर साल, हर साल ये सब होना है। इनका तो कैश पहले साल जा चुका है 0 पॉइंट पे, तो अब तो जाएगा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस बढ़ाएगा आपका, मतलब एक्सपेंस बढ़ाएगा ताकि टैक्स जो आप पे करोगे, प्रॉफिट कम हो जाएगा उससे, टैक्स जो पे करोगे उसमें कुछ सेविंग्स हो जाए, एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया, इसी 10 करोड़ 60 लाख पे आपको टैक्स सेविंग होगी जो आप कैश इनफ्लो की तरह लेते हो, ठीक है सर, इतना समझ में आया। हर साल एनुअली क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। इंटरेस्ट की जो अमाउंट है उसको आप कैश आउटफ्लो ट्रीट करोगे, इंटरेस्ट की जो अमाउंट है आप उसको कैश आउटफ्लो ट्रीट करोगे, ठीक है। इसके बाद यानी कि सिर्फ 10 करोड़ को आपने कैश आउटफ्लो ट्रीट करा, इसके बाद आप टैक्स सेविंग ऑन इशू कॉस्ट, टैक्स सेविंग ऑन डिस्काउंट और टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, इन तीनों को कैश इनफ्लो ट्रीट करोगे, इन तीनों को आप कैश इनफ्लो ट्रीट करोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इनटू टैक्स, इनटू टैक्स, इनटू टैक्स, ये तीनों चीज़ें आपकी कैश इनफ्लो ट्रीट की जाएगी, ठीक है, मान लिया सर। अब लास्ट में ऐसा पूरे 10 साल तक चलता जाएगा, और 10 साल के एंड में क्या एंट्री होगी सर, आप पूरे के पूरे 100 करोड़ रुपए उनको वापस कर दोगे, रिडम्पशन एट पार, जब कुछ नहीं दिया हो तो हम यही मानते हैं, तो आपका ये जो अकाउंट दिख रहा है, कहाँ गया कहाँ गया, टू बॉन्ड अकाउंट, ये पूरा 100 करोड़ से डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट 100 करोड़ से क्रेडिट हो जाएगा, कहानी खत्म। ये है सर पॉइंट टू पॉइंट कैश फ्लोज जब आप कोई भी बॉन्ड इशू करते हो तो, ठीक है, ध्यान देना। 0 पॉइंट पे 1 से 10 साल तक और 10वें साल में, ऐसे 3 हिस्सों में मैंने पूरे कैश फ्लोज को बांट दिया। आप इसको इस तरह से नोट कर सकते हो, एक पॉइंट है इनिशियल कैश फ्लोज का, एक पॉइंट है आपके ऑपरेशनल कैश फ्लोज का जिसको हम एनुअल कैश फ्लोज भी बोल सकते हैं, और एक पॉइंट है आपके टर्मिनल कैश फ्लोज का, ठीक है। इनिशियल कैश फ्लोज में मैं एक बार का लिख देता हूँ, ध्यान देना, आपके पास पैसा आता है जब आप इशू करते हो बॉन्ड को, ठीक है, एक और पैसा जाता है
जाने वाला पैसा बता रहा हूँ मैं। जो पैसा जाता है वो है फ्लोटेशन कॉस्ट, क्योंकि डिस्काउंट तो इसमें से माइनस होके ही इशू वाला ये जो पैसा आया है, तो डिस्काउंट अलग से जाते हुए मत दिखाओ। अगर ये 100 दिखाओगे तो फिर डिस्काउंट अलग से 5 दिखाना माइनस में, और यही अगर आपने 95 दिखाया तो डिस्काउंट अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपने देख लिया बॉन्ड जो इशू किया उसका पैसा आया, फ्लोटेशन कॉस्ट गया। और कुछ है क्या सर स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में और कुछ नहीं आता फिलहाल तो। ठीक है, इसके बाद एनुअल कैश फ्लोज में आपका इंटरेस्ट का अमाउंट जाएगा कैश फ्लो के एंगल से अगर देखें तो। ठीक है, इस पे टैक्स सेविंग आएगी। तो टैक्स सेविंग में कुछ 2-3 चीज़ें हैं। एक तो टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, टैक्स सेविंग ऑन फ्लोटेशन कॉस्ट और टैक्स सेविंग ऑन डिस्काउंट। ये 3 चीज़ें आपको इनफ्लो लेना पड़ेगा एनुअल। और इसके बाद टर्मिनल में आपका बॉन्ड का जो रीपेमेंट होएगा वो दिखाओगे आप। ये नॉर्मल किस्सा होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें ट्विस्ट बताता हूँ। मान लो फोर्थ ईयर आया, ठीक है, और फोर्थ ईयर में मार्केट में कूपन रेट हो गए 6%। अब आप देखो चौथे साल के बाद भी आप तो कंपनी हो, आप अगर चौथे साल में मार्केट में 100 करोड़ रुपए उठाते तो 6% के कूपन रेट से आप बॉन्ड इशू कर सकते थे। 6% के कूपन रेट से, तो आपको उसके बाद हर साल 6 करोड़ रुपए इंटरेस्ट देना पड़ता। ठीक है, अब मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ, ध्यान देना। फेस वैल्यू ले लो 1000, 6%, बैलेंस ईयर्स यानी कि यहाँ से 6 साल बाकी है, और 100 करोड़ रुपए। अब आप बताओ, ये मार्केट में नया बॉन्ड इशू किया जा सकता है, लेकिन मैं तो पुराना बॉन्ड इशू करके बैठा हूँ जो मुझे अगले और 6 साल तक चलाना है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ये पूरा का पूरा बॉन्ड जो मैं हर साल कैरी कर रहा हूँ, क्या मुझे दर्द नहीं होगा जब मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा 5वें साल में, और दूसरे लोग जिन्होंने इस साल पैसा उठाया वो सिर्फ 6 करोड़ देंगे उतनी ही अमाउंट इस्तेमाल करने के लिए, 100 करोड़। तो 100 करोड़ पे दूसरी कंपनी, मेरा कंपटीटर 6 करोड़ दे रहा है इन्वेस्टर्स को, और मैं 100 करोड़ पे 10 करोड़ दे रहा हूँ। मुझे तो दुखेगा, मुझे तो लगेगा यार जब मार्केट कंडीशंस और बेहतर हो गई है हमारे लिए, कम इंटरेस्ट का पेमेंट देना पड़ता है, तो इस बॉन्ड को मैं और आगे क्यों कंटिन्यू करूँ। इसीलिए इसी रिस्क को हटाने के लिए जब भी बॉन्ड मार्केट में स्टार्टिंग में इशू किया जाता है उसमें एक फीचर डाला जाता है जिसे कहते हैं कॉलेबल। उस बॉन्ड को कॉलेबल बॉन्ड बनाया जाता है। इसका मतलब कंपनी स्टार्टिंग में ही बता देती है कि इन केस कंपनी को लगता है आगे जाके कभी भी वो बॉन्ड को वापस कॉल कर सकती है। कॉल कर सकती है का मतलब बॉन्ड को रिफंड कर सकती है। तो ये बॉन्ड जिसने भी खरीदा उन सबको पैसा वापस मिल जाएगा। तो कंपनी को कितना पैसा वापस देना पड़ेगा? 100 करोड़ रुपए। हालांकि इथिकली देखा जाए तो आप 4 साल में ही बॉन्ड वापस रिफंड कर रहे हो, इन्वेस्टर को पैसा दे रहे हो, तो सिर्फ 100 करोड़ देना गलत बात होती है। तो कंपनी क्या करती है, कॉल करा अगर कंपनी ने तो उसके ऊपर प्रीमियम देती है, उसे कॉल प्रीमियम कहा जाता है। लेट से 7 करोड़ का कंपनी कॉल प्रीमियम दे रही है, तो कंपनी के लिए ओल्ड बॉन्ड को रिफंड करने का जो खर्चा है वो कॉल प्रीमियम माना जाता है। कॉल प्रीमियम जो एक्स्ट्रा पैसा दे रही है कंपनी, उसे एक्सपेंस आउट किया जाता है उसी टाइम पे। अब आप नोटिस करोगे कि ऐसे केस में इस पॉइंट पे क्या कैश फ्लोज होंगे। ऐसे केस में जब रिफंड करने की बात आएगी तो क्या कैश फ्लोज होंगे। सबसे पहले तो कंपनी 100 करोड़ रुपए वापस देगी। ध्यान देना, सबसे पहले कंपनी 100 करोड़ रुपए वापस देगी, लेकिन वापस देने के लिए आना भी तो चाहिए, यानी इसके पहले कंपनी नया बॉन्ड इशू करेगी। यहाँ पे कंपनी नया बॉन्ड इशू करके 100 करोड़ रुपए ले लेगी, उस 100 करोड़ को वो इधर में दे देगी। इसके अलावा अपने जेब से कॉल प्रीमियम 7 करोड़ का देना पड़ेगा। तो 100 करोड़ गए, ये 100 करोड़ आए, 7 करोड़ और गए। ये हो गई स्टार्टिंग की माथापच्ची। लेकिन ये बॉन्ड भी जब इशू किया तो इशू कॉस्ट आई होगी कुछ ना कुछ, तो जैसे इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट और डिस्काउंट आया है, तो आपने डिस्काउंट दिया होगा तो उतना पैसा कम मिला, फ्लोटेशन कॉस्ट होगा तो उतना पैसा आपको देना पड़ा होगा। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है सर।
कि ये भी माइनस हो जाएगा। तो कैश फ्लोज के एंगल से अगर आप देखो तो नया पैसा आया, नए बॉन्ड का पैसा आएगा, नए बॉन्ड का फ्लोटेशन कॉस्ट जाएगा, नए बॉन्ड का डिस्काउंट भी जाएगा। ठीक है, मान के चलो। उसके बाद अगर ये 100 लोगे तो यहाँ 5 भी तो आउटफ्लो दिखाना पड़ेगा, यहाँ तो यहाँ पे सीधा 95 ले लो। अच्छा, उसके बाद ये तो आया गया हो गया। इसके बाद पुराने बॉन्ड में 100 करोड़ जाएगा, कॉल प्रीमियम एक्स्ट्रा पैसा भी जाएगा। उस कॉल को खर्चा माना जाएगा। जब ओल्ड बॉन्ड ही नहीं रहा तो ओल्ड बॉन्ड से रिलेटेड सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते हैं उसी टाइम पे। तो ये कॉल जो होगा 7 करोड़ का कॉल का जो खर्चा होगा वो पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट माना जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक हिंट दे देता हूँ कि क्या क्या कैश फ्लोज आएंगे। ध्यान देना, जब यहाँ पे बॉन्ड रिफंड करने की बात आएगी, क्योंकि कंपनी का पर्पस क्या है, क्यों रिफंड कर रही है ये भी बताता हूँ। कंपनी चाहेगी कि मैं ये 10% वाला बॉन्ड वापस कर दूँ और नया 6% वाला बॉन्ड उठाऊँ, ताकि उसके अगले साल से मुझे 10 करोड़ ना देना पड़े, सिर्फ 6 करोड़ ही देना पड़े और मैं फिर भी पैसा इस्तेमाल करता रहूँगा। तो ऐसे केस में कंपनी नया बॉन्ड जब इशू करेगी तो उसका पैसा कंपनी के पास आएगा, उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो जाएगी। ठीक है, बट ये एक्सपेंस नहीं माना जाएगा उस टाइम पे। कैश आउटफ्लो तो हो जाएगा, एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। एक्सपेंस पूरा अगले 6 साल में डिवाइड होएगा। ठीक है, इसके बाद में ओल्ड बॉन्ड का पूरा पैसा जाएगा, उसमें कॉल प्रीमियम होगा तो वो भी जाएगा। ठीक है, अब जनरली क्या होता है, मैं एक और चीज़ बताता हूँ। आप नया बॉन्ड यहाँ इशू कर रहे हो तो उसी दिन पूरा 100 करोड़ नहीं आता और उसी दिन आप पुराने बॉन्ड को नहीं दे देते, पूरा रिफंड नहीं कर देते। थोड़ा टाइम पीरियड लगता है। प्रैक्टिकली सोचो, सुबह फ़ोन लगाया, नया बॉन्ड इशू करना है, दोपहर तक पैसे आ गए और शाम तक पुराने बॉन्ड वालों को पैसे दे दिए। सब प्रैक्टिकली नहीं होता, थोड़ी प्रोसीजर्स फॉलो करनी पड़ती है। तो मान के चलो कि ये सारी प्रोसीजर कंप्लीट होने के लिए 2 महीने लग रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ओल्ड बॉन्ड जो है इनको हम यहाँ रिफंड कर रहे हैं ये तो बता दिया, लेकिन फिर भी 2 महीने तक और खींच रहे हैं सारा सेटलमेंट करने के लिए। इसका मतलब लीगली देखा जाए तो 2 महीने का भी इंटरेस्ट ओल्ड बॉन्ड वालों को देना चाहिए। उस इंटरेस्ट को, मतलब यहाँ से डिसकंटिन्यू करने के बाद भी जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है, उस इंटरेस्ट को कहा जाता है ओवरलैपिंग इंटरेस्ट। अब ये ओवरलैपिंग का मतलब क्या हो गया, क्योंकि ये वो 2 महीने हैं जहां पे न्यू बॉन्ड भी इशू कर दिया तो उनको भी इंटरेस्ट देना है, ओल्ड बॉन्ड धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो उनको भी इंटरेस्ट देना है। यहां पे ये 2 महीने का ओवरलैपिंग इंटरेस्ट आता है ओल्ड बॉन्ड पे। सीधी सी बात है, ये दो इसी टाइम का खर्चा है, 2 महीने का, यानी कि इसी टाइम का खर्चा है, तो ये खर्चा भी उसी टाइम का है, आउटफ्लो भी उसी टाइम का है। तो खर्चा उस टाइम का होने की वजह से पीएनएल को अफेक्ट कर गया। पीएनएल अफेक्ट करा तो उस पर टैक्स सेविंग भी हमारी होती है। तो एक इनफ्लो आपका आ जाएगा, वो है टैक्स सेविंग ऑन ओवरलैपिंग इंटरेस्ट। और मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, अब आप नोटिस करो, आप फ्लोटेशन कॉस्ट हर साल 10 लाख रुपए कम कर रहे थे, तो हर साल 10 लाख रुपए कम होते होते 4 साल ही तो आपने ओल्ड बॉन्ड को चलाया। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इस अकाउंट में जो 1 करोड़ का बैलेंस था वो गिर गिर के 40 लाख से ही गिरा होगा, अभी भी 60 लाख का बैलेंस बचा होगा उसमें। 4 साल के एंड तक आपका 60 लाख का बैलेंस बचा होगा इस पॉइंट तक उस अकाउंट में, फ्लोटेशन कॉस्ट में। और डिस्काउंट वाले में भी 5 इंटू 4 करोड़ 20, 2 करोड़, तो 3 करोड़ का तो बैलेंस इसमें भी बचा होगा। क्योंकि आप तो जब आपने लिया आप 10 साल के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन 4 साल में आपने डिसीजन ले लिया कि ये ओल्ड बॉन्ड को हम ख़त्म कर देते हैं। अब आप एक चीज़ बताओ, जब 4 साल में ओल्ड बॉन्ड ख़त्म हो रहा है तो ओल्ड बॉन्ड से रिलेटेड ये जो खर्चा है 60 लाख का और 3 करोड़ का, इसका क्या करोगे? आगे कंटिन्यू कर सकते हो क्या? नहीं, आगे तो तब कंटिन्यू करोगे ना इन दोनों खर्चों को। हर साल 10-10 लाख और 50-50 लाख जो डेबिट कर रहे थे आप यहाँ पे, ये तो तब करोगे ना जब ओल्ड बॉन्ड भी कंटिन्यू होगा। बोलने का मतलब, अगर ओल्ड बॉन्ड ही नहीं रहा तो इसको भी मत रखो। ये जितना भी बैलेंस बचा है, ध्यान देना, ये जितना भी बैलेंस बचा है सर, उसको राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ कर दो का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। इससे क्या होगा सर? ये आउटफ्लो तो वैसे भी नहीं है हमारा, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हिट करा, इसका मतलब टैक्स सेविंग आ जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पे आप लिखोगे आज ही सारा का सारा, टैक्स सेविंग ऑन अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन
अनअमोर्टाइज्ड डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट ऑन ओल्ड बॉन्ड। पुराने बॉन्ड का जो अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन था 60 लाख का और 3 करोड़ का, वो हमने राइट ऑफ कर दिया। टैक्स सेविंग ऑन अनअमोर्टाइज्ड डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट ऑन ओल्ड बॉन्ड रिटर्न ऑफ, पूरा हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, बैलेंस शीट में डाल दिया। देखो एक चीज क्लियर है, अगर आपका ओल्ड बॉन्ड ही नहीं रह रहा है तो उससे रिलेटेड खर्चे भी आगे नहीं कंटिन्यू होने चाहिए। तो कॉल प्रीमियम, फ्लोटेशन कॉस्ट और डिस्काउंट, ये 3 खर्चे आपने डेबिट मारे। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरा यहाँ पे मेरे से गलती से रहेगी वो ये है कि इसको मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। आपने देखो कॉल प्रीमियम जो था ऑन ओल्ड बॉन्ड वो आपने पे किया, बट वो भी तो खर्चा ही है, उसको आगे कंटिन्यू नहीं करोगे क्योंकि वो ओल्ड बॉन्ड से रिलेटेड है। तो वो खर्चे पे भी तो टैक्स सेविंग होगी सर। जो चीज़ पीएनएल को हिट करेगी वहाँ पे टैक्स का इम्पैक्ट आएगा। तो आप देख रहे हो मजाक मजाक में स्टार्टिंग में कितने कैश फ्लोज हो गए आपके। नए बॉन्ड से पैसा आया, उसका फ्लोटेशन कॉस्ट गया, ओल्ड बॉन्ड वालों को वापस पूरा 100 करोड़ दिया, उस पर प्रीमियम भी दिया, उस प्रीमियम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया तो टैक्स सेविंग भी उस पर मिली अपन को। उसके बाद 2 महीने तक इंटरेस्ट भी दिया, उस पर भी टैक्स सेविंग ली। इसके बाद जो भी अनअमोर्टाइज पोर्शन था ओल्ड बॉन्ड का, वो ओल्ड बॉन्ड खत्म तो ये भी खत्म करना था, हमने पीएनएल में ट्रांसफर करा तो टैक्स सेविंग आई हमारी। इतने सारे आपके स्टार्टिंग में आउटफ्लोज होंगे जब भी आप नया बॉन्ड इशू करोगे। इन सब की जो टोटल होगी सर, उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल इनिशियल कैश फ्लोज। यानी कि ओल्ड और न्यू सारा एडजस्ट करके आपकी शुरुआत में कितनी कैश फ्लोज हो रही है। एक तो ये पार्ट आ गया, ठीक है। मान लो कि ये हमारा आ गया, अंदाज़ा लेते हैं, ये हमारा आ गया कुछ 29 लैक्स का आउटफ्लो, अंदाज़ा ले लो। आउटफ्लो आया मतलब पैसा जा रहा है स्टार्टिंग में 29 लैक्स का, ठीक है, अपने जेब से भरा हमने। अब इसके बाद एक काम करते हैं, इसके बाद जो पूरे ये 5 साल है, 6 साल सॉरी, इसमें एनुअल खर्चा ले लो। मैंने बोला आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, इनिशियल, एनुअल और टर्मिनल। तो पहले हिस्से का आपका टोटल आ गया वो है 29 लैक्स का। अब आप एनुअल कैश फ्लो देखो क्या होने वाले हैं, और इंक्रीमेंटल लेना है, ये भी हमने इंक्रीमेंटल ही लिया ना, कि न्यू बॉन्ड खत्म करके ओल्ड बॉन्ड खत्म करके अगर हम न्यू बॉन्ड लाते हैं तो हमारे पास नेट में कितना पैसा बचता है। अब अगर हम एनुअल पे जाएं यहाँ पे, ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि अब आपका जो खर्चा है वो 10 करोड़ के बजाय 6 करोड़ हो गया। अभी मैंने यहाँ से हटा दिया, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, नए बॉन्ड की मैं डिटेल लिख लेता हूँ, 1000, 6%, 6 ईयर्स और 100 करोड़, ठीक है। अब आपका 10 करोड़ जाने की बजाय 6 करोड़ जा रहा है, तो आप यहाँ पे कितना लोगे सर, सिर्फ 4 करोड़ की सेविंग लोगे। हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि ओल्ड बॉन्ड में कितना जा रहा था वो लिखो या न्यू बॉन्ड में कितना जा रहा है वो लिखो। हमारा पर्पज़ है कि हमने ओल्ड बॉन्ड ख़त्म करके नया बॉन्ड लाया तो उसमें फ़ायदा नुकसान क्या हुआ। यहाँ तो इनिशियली नुकसान दिख रहा है, अब यहाँ पे फ़ायदा दिखेगा कि यार 4 करोड़ का आपका इंटरेस्ट बच रहा है। 6 तो पहले भी जा रहा था ना, 10 में से 6 तो पहले भी जा रहा था, बट अब वो जो ऊपर का 4 है वो नहीं जा रहा, तो बच गया। ध्यान देना अब क्या होगा। अब हम देखेंगे सर इन एनुअल कैश फ्लोज। तो एक चीज़ ध्यान देना, आपको टैक्स बोलता हूँ, इंटरेस्ट में सेविंग हो जाएगी। आपका 4 करोड़ का इंटरेस्ट कम गया। अब इंटरेस्ट पहले 10 करोड़ का जा रहा था तो प्रॉफिट में 10 करोड़ का खर्चा आ रहा था, अब पीएनएल में सिर्फ 6 करोड़ का खर्चा आ रहा है। खर्चा आपका कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसका मतलब इस पे आपको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। प्रॉफिट बढ़ गया तो टैक्स देना पड़ेगा आपको। इंटरेस्ट का खर्चा जाने से बच गया, यानी पैसा आया, अब कुछ पैसा आया है तो उस पर टैक्स भी तो देना पड़ेगा। टैक्स ऑन इंटरेस्ट सेविंग्स, जो भी इंटरेस्ट की सेविंग्स हुई है उस पर टैक्स, ठीक है। ये तो इतना पार्ट हो गया। अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, इसके अलावा हर साल क्या होता था। इसके अलावा हर साल आप 60 लैक्स का, ध्यान देना, 60 लैक्स का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट मारते थे। ये तो मैंने ले लिया सारा का सारा। इसके अलावा ये मैंने ले लिया कि प्रॉफिट में इंटरेस्ट का पेमेंट सेविंग्स ले ली और मैंने टैक्स भी ले लिया। अब मैं बात करता हूँ इनकी।
अगर मैं ओल्ड बॉन्ड को कंटिन्यू करता तो 60 लाख रुपए हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो रहे थे, लेकिन अब मुझे बताओ अब कितना हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, नए बॉन्ड का भी फ्लोटेशन कॉस्ट और इंटरेस्ट ले लेते हैं। लेट्स से फ्लोटेशन कॉस्ट नए बॉन्ड का है 60 लाख का, 60 मत लो, 1 करोड़ 20 लाख ले लो। जो नया बॉन्ड आपने इशू किया उसका फ्लोटेशन कॉस्ट मान लो 1 करोड़ 20 लाख का है, यानी कि 6 साल तक चलेगा वो आगे, यानी हर साल कितना आप उसमें से डेबिट करते जाओगे, 20 लाख रुपए। 20 लाख हर साल आप पीएनएल में अब डालोगे। पहले कितना डाल रहे थे, 10 लाख, अब कितना डाल रहे हो, 20 लाख। अच्छा, डिस्काउंट मान के चलो कि नए बॉन्ड पे आपने डिस्काउंट दिया ही नहीं, तो डिस्काउंट का कोई अमाउंट ही नहीं है। अब ऑल ओवर देखो तो पहले हम 50 + 10 60 लैक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर रहे थे, अब हम सिर्फ 20 लाख डेबिट कर रहे हैं, यानी कि 40 लाख रुपए का खर्चा कम डेबिट हो रहा है। खर्चा कम हो रहा है पीएनएल में, पीएनएल में खर्चा कम हो जाएगा तो टैक्स देना पड़ जाएगा। अच्छा, जो खर्चा कम हुआ उसको आप इनफ्लो नहीं लोगे, क्योंकि ये तो पैसा आप स्टार्टिंग में दे चुके थे, ये कैश फ्लो होता ही नहीं है, इस पे टैक्स की जो फिगर है वो कैश फ्लो होती है। तो एक और चीज़ आ जाएगी, ध्यान देना, आपकी आउटफ्लो आएगा क्योंकि खर्चा कम हुआ है। खर्चा कम हुआ, प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स देना पड़ेगा। ये हो गया टैक्स ऑन इंक्रीमेंटल डिस्काउंट इंक्रीमेंटल सेविंग्स इन डिस्काउंट एंड फ्लोटेशन कॉस्ट। ये चीज़ समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ध्यान देना, 60 लाख रुपए हर साल पहले डेबिट हो रहा था, अब सिर्फ 20 लाख रुपए डेबिट होगा, तो 40 लाख रुपए डेबिट कम होगा। इसी वजह से खर्चा कम होगा। खर्चा कम हुआ तो आप बताओ प्रॉफिट बढ़ता है कि कम होता है, प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ा तो टैक्स बढ़ता है कि कम होता है, टैक्स भी बढ़ेगा, तो देना पड़ेगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे आप क्यों ले रहे हो जब आपने टैक्स सेविंग ऑन ये जो अनअमोर्टाइज्ड वाला पार्ट था यहाँ पे ले लिया है। ध्यान देना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये डबल ट्रीटमेंट हो रही है, जबकि नहीं है डबल ट्रीटमेंट। जो बैलेंस था वो आपने यहाँ पे लिया, 60 लाख का और 3 करोड़ का, लेकिन यहाँ आप 60 लाख और 3 करोड़ नहीं ले रहे हो सर, आप यहाँ 60 और 20 के, यानी कि 50, ये 60 लाख है ना, यहाँ पे 60 और 20 का डिफरेंस ले रहे हो, तो यहाँ सिर्फ 40 लाख ले रहे हो आप, यहाँ सिर्फ 40 लाख ले रहे हो, और वो भी उस पर टैक्स सेविंग। यहाँ पे फिगर अलग है, ये फिगर अलग है। आपने यहाँ लिया इसीलिए तो वहाँ से माइनस हो रहा है, अगर यहाँ नहीं लेते तो वो इधर आ जाता, और बट यहाँ वो माइनस हो रहा है। 60 लाख के बजाय अभी अगर हम सिर्फ 20 लाख ही डेबिट कर रहे हैं तो 40 लाख रुपए हम एन्युअली कम डेबिट कर रहे हैं। कहाँ गया वो डेबिट, इधर ही तो आया। ध्यान देना, आपने इधर डेबिट लिया इसीलिए तो टैक्स सेविंग आई है, और इधर टैक्स सेविंग आ गई तो वो डेबिट इधर कम हो गया एन्युअली। यहाँ आपका फ़ायदा हुआ तो इधर नुकसान हो गया ना एन्युअली, तो उस पर टैक्स भरोगे भी तो सही। जो बाद में पैसा खर्चा करने वाले थे वो आज खर्चा कर लिया, ध्यान देना, जो बाद का खर्चा है वो आज कर लिया, तो आज टैक्स सेविंग मिल गई, ये रही, और बाद में टैक्स भरना पड़ गया क्योंकि खर्चा कम हो गया आपका। ये खर्चा बस शिफ्ट करा है आपने, उधर से इधर खींच के लेके आ गए, तो यहाँ प्रॉफिट कम हुआ, टैक्स सेविंग यहाँ हो गई, उधर प्रॉफिट बढ़ गया, टैक्स का पेमेंट उधर देना पड़ गया। तो इतना समझ रहे हो ना, फिगर में ध्यान देना। आपको ये कॉमन लग रहा होगा, लेकिन यहाँ आउटफ्लो है, यहाँ इनफ्लो है। क्यों? क्योंकि यहाँ का इनफ्लो इधर आ गया, इसलिए उधर आउटफ्लो देना पड़ रहा है। ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान देना। लास्ट में क्या होगा सर, अब ध्यान देना कि टर्मिनल कैश फ्लोज जो है आपके वो होंगे लास्ट में। अब टर्मिनल कैश फ्लोज का क्या मतलब है, अगर ओल्ड बॉन्ड कंटिन्यू करते तो उनको भी 100 करोड़ रुपए वापस देने पड़ते, न्यू बॉन्ड कंटिन्यू कर रहे हो तो उनको भी 100 करोड़ रुपए वापस देना पड़ रहा है, तो इंक्रीमेंटल कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर प्रीमियम पे कोई रिडम्शन होता तो शायद आती फिगर, लेकिन दोनों केस में जब आपका कैश फ्लो 100 करोड़ और 100 करोड़ ही है तो एक्स्ट्रा क्या जा रहा है और आ रहा है, कुछ भी नहीं। हमने जो अभी तक निकाला वो एक्स्ट्रा जा रहा आ रहा है निकाला। अच्छा, ये चीज़ एक और ध्यान देना, इंटरेस्ट में सेविंग हो रही है, टैक्स में सेविंग हो रही है, यहाँ टैक्स जा रहा है, यहाँ टैक्स जा रहा है। मान लो ये सारी फिगर मिला के टोटल आता है आपका, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, लेट्स से 1 करोड़ 20 लाख, 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 1 करोड़ 20
3.5 करोड़ रुपीस, ठीक है। बट ये आपने ध्यान दिया होगा, ये पूरे के 3.5 भी मत लो, चलो ले लो 3.5 करोड़ रुपीस, ये पूरे 6 सालों का नहीं था, ये हर साल की फिगर थी। और ऐसा 3.5 करोड़ की सेविंग्स ले लो, ये सेविंग्स हो रही है, 3.5 करोड़ की सेविंग मान लो हर साल होगी 6 सालों तक, तो टोटल तो कर नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा सर, उसको हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। लेट से प्रेजेंट वैल्यू आती है 35 करोड़ रुपए, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि देखो 35 करोड़ का हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लोज है। इनिशियली 29 चला गया, एनुअल 35 आ गया, और ये प्रेजेंट वैल्यू है। अब टर्मिनल पे जाते हैं, तो टर्मिनल पे कैश फ्लो 0 दिखेगी। प्रेजेंट वैल्यू क्या निकालेंगे, 100 और 100 में से कुछ भी डिफरेंस नहीं आया, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। हाँ, अगर आपने ओल्ड बॉन्ड में 105 देना था और न्यू में 100 देना था, तो आपका 5 का आउटफ्लो दिखेगा यहाँ पे। अच्छा, 5 का आउटफ्लो भी नहीं, 5 की सेविंग दिखेगी, क्योंकि अब ओल्ड बॉन्ड है नहीं ना, ये सेव हो गया आपका, 105 जाने से बच गया और 100 चला गया, तो 5 की सेविंग दिखेगी, उसको भी प्रेजेंट वैल्यू में लाना। लेट से यहाँ पे 2 करोड़ रुपए और ऐड हो गए, ऐसा ले लो। तो अब ऐसा कर देना, तो अब इनकी टोटल करो। नेक्स्ट जो आपको करना पड़ेगा वो इनकी टोटल, इससे एनपीवी आएगी। एनपीवी अगर पॉजिटिव आई तो आप बोलो हाँ यार रिफंड करना तो बहुत फायदेमंद हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव एनपीवी आ रही है। और अगर निगेटिव आई तो बोल देना सीधा सीधा रिफंड मत करो, ओल्ड बॉन्ड को ही कंटिन्यू करो। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। रिफंडिंग द बॉन्ड, क्वेश्चन का बेस जो है वो यहां से आता है। जब भी मार्केट में आगे जाके कूपन रेट कम हो जाता है तो कंपनी सोचती है अब मैं क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट पे करूं, मैं नया बॉन्ड इशू कर लेता हूं, नए लोगों से पैसा लेके पुराने लोगों को दे देता हूं, और आगे से सिर्फ 6 ही करोड़ देना पड़ेगा। तो इन सब का ये सिर्फ 10 और 6 4 का प्रॉफिट नहीं है सर, इसके पीछे ये इतना सारा तामझाम आपको करके देखना पड़ेगा कि सच में आपको पैसा बच रहा है क्या। बच रहा है तो नया बॉन्ड लो, नया लिया यानी पुराना रिफंड करना है, और नहीं तो फिर पुराना चलने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, तो अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। वन 10345 तो आपका होमवर्क दे दिया मैंने, 6 ले लो, ध्यान देना सर। Messrs Trans India Limited contemplating calling 3 crore of 30 years 1000 rupee bond issued 5 years ago with a coupon interest payment of 14%। ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी। जब तक लिखेंगे नहीं ना सर तब तक समझ में भी तो नहीं आएगा। ध्यान देना, मैं बस एक समरी बना रहा हूँ, पूरा आंसर नहीं लिख रहा हूँ। मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ, पर्टिकुलर्स, ओल्ड बॉन्ड, न्यू बॉन्ड, फटाफट करूँगा, ठीक है। अब आप ले लो फेस वैल्यू, कूपन रेट, टाइम और टोटल कितना इशू करा। ध्यान देना, 1000 रुपये की फेस वैल्यू थी, कूपन रेट है 14% का, टाइम है इसका 30 साल का, लेकिन 5 साल पहले इशू करा था, तो मैं अब बैलेंस टाइम भी ले लेता हूँ 25 साल, जो बैलेंस बचा हुआ है। टोटल जो था वो 3 करोड़ इशू किया, मैं 300 लाख लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। हो गया। अब आप 300 लाख डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू करोगे तो कितने बॉन्ड इशू किए वो भी पता चल जाएगा, वो है सर 0.30 लाख, यानी 30,000 बॉन्ड इशू करे थे। इसके अलावा आगे और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, ध्यान देना। अब वो क्या चाह रहा है कि ये जो हमने 3 करोड़ के बॉन्ड मार्केट में इशू करे थे 30 साल के लिए, और वो भी करे थे 5 साल पहले, तो यानी अभी भी 25 साल बाकी है, हम ये वापस बुलवाना चाह रहे हैं। लेकिन वापस बुलवाने के लिए हमने जो प्राइस रखी है वो रखी है 1140 रुपये, यानी 1000 रुपये से 1140, आप 140 रुपये कॉल प्रीमियम पे कर रहे हो। ये ध्यान देना, कॉल प्रीमियम कितना आ रहा है, 140 आ रहा है। तो आप कैसे कैलकुलेशन करोगे कॉल प्रीमियम का, यहाँ पे कॉल प्रीमियम ले लो, कॉल प्रीमियम 140 इंटू 0.30, हर बॉन्ड पे 140 रुपये प्रीमियम दे रहे हो, तो 30,000 बॉन्ड पे कितना आ रहा है, वो आता है सर 42 लाख का। इतना आपने प्रीमियम देना है, ठीक है। कॉल प्रीमियम हमारा डिसाइड हो गया। अब आगे देखो, हाँ, एंड हैड इनिशियली कलेक्टेड प्रोसीड्स ऑफ 2.91 करोड़। जब हमने इशू करे थे 3 करोड़ के बॉन्ड तो 3 करोड़ हाथ में नहीं आया था, 2.91 ही हाथ में आया था, क्योंकि हमने 30 रुपये पर बॉन्ड, 30 रुपये पर बॉन्ड हमने डिस्काउंट मार्केट में इशू कर दिया, 30 रुपये 30,000 बॉन्ड पे। तो आपने जो डिस्काउंट दिया था 5 साल पहले वो था 9 लाख रुपए का,
30 इंटू 0.30। और इतना ही सर नहीं सर, आपने जब बॉन्ड इशू किया मार्केट में तो उसमें आपको इशू कॉस्ट भी आई है, फ्लोटिंग कॉस्ट, जिसको 3,60,000 रुपये की फिगर दी गई है यहाँ पे। तो हम इशू कॉस्ट भी ले लेते हैं, वो है 3,60,000 की। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, आज अगर आप बैलेंस शीट में ये डिस्काउंट और इशू कॉस्ट देखोगे ना तो इतना बैलेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो 30 साल के हिसाब से था। 5-5 साल का तो इसमें से ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा जा चुका होगा, ये बैलेंस कम हो चुका होगा ऑलरेडी। वो कितना है हम देखेंगे आगे, फिलहाल के लिए आगे चलो। तो हमारा यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है, ये सारी ओल्ड बॉन्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। ये सारा ओल्ड बॉन्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था यहाँ तक। अब आगे देखो, कंपनी इंटेंड्स टू सेल 3,12,00,000 वाले कूपन रेट का 25 साल की मेच्योरिटी वाला बॉन्ड, ताकि वो पुराने लोगों को पेमेंट कर सके। ये पैसा 100 करोड़ का 300 लाख का आप दोगे कहाँ से? 1000 की फेस वैल्यू, 12% का कूपन रेट, 25 साल की मेच्योरिटी, 300 लाख। ठीक है, यहाँ से पहले आप इशू करोगे और फिर पुराने वालों को चुकाओगे, तो यहाँ पे भी नंबर सेम ही है, सेम ही रहना चाहिए मोस्टली। इसमें कॉल प्रीमियम नहीं आएगा। कॉल प्रीमियम तो तभी आता है जो बॉन्ड आप रिडीम करने वाले होते हो, कॉल कर रहे हो, तो आप ओल्ड बॉन्ड को ही कॉल कर रहे हो, इसको मैं नॉट अप्लीकेबल कर देता हूँ। अब हम देखते हैं कि नया बॉन्ड इशू किया तो उसको भी डिस्काउंट पे किया या इशू कॉस्ट पे कुछ आई होगी, तो ये दोनों फिगर लेनी पड़ेगी, ध्यान देना। इट प्रपोजेस टू सेल द न्यू बॉन्ड एट देयर पार वैल्यू। उसने क्लियरली बोल दिया कि भैया नहीं, कोई ना डिस्काउंट देंगे ना प्रीमियम कलेक्ट करेंगे, हम एट पार बेचेंगे, यानी पूरा पैसा कलेक्ट किया, कोई भी डिस्काउंट नहीं है। आगे, द एस्टिमेटेड फ्लोटेशन कॉस्ट जो आपको दी गई है वो है 4 लाख रुपए। तो फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे उन्होंने दिया 4 लाख रुपए। अब देखो पिक्चर बहुत बहुत क्लियर हो जाती है। एक पैराग्राफ को हमने टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। आगे, कंपनी 40% का टैक्स पे करती है और उनका आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो 8% का। ध्यान देना, इक्विटी के कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेते हो, बॉन्ड के कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने के लिए कॉस्ट ऑफ बॉन्ड यानी कि डेट लगेगा। लेकिन बॉन्ड में इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्स पे करने के पहले डिडक्ट हो जाता है, तो वो बिफोर टैक्स कॉस्ट कहलाती है। बट इक्विटी में जो डिविडेंड हम देते हैं टैक्स की फिगर काटने के बाद देते हैं, तो वो ऑलरेडी आफ्टर टैक्स होता है। इसीलिए कॉस्ट ऑफ डेट कभी भी आपको दिया रहे तो उसे आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। अगर नहीं तो आप कन्वर्ट करो, और दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात। इस क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है, जिससे डिस्काउंटिंग करनी तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज हम क्या करते, KD1 माइनस टैक्स लेते, आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करते। As the new bond must first be sold and their proceeds then used to retire the old bonds, the company expects a 2 months period of overlapping interest। आप समझ रहे हो बात को? मैंने आपको एक आइडिया दिया था, आज अगर नया बॉन्ड में इशू कर रहा हूं तो ज़रूरी नहीं है आज के आज पूरा का पूरा ओल्ड बॉन्ड वालों को मैं पैसा दे दूंगा, थोड़ा टाइम लगता है। तो 2 महीने तक ओल्ड बॉन्ड वालों को मैं और खींच रहा हूं आगे। इन 2 महीने तक मेरे को नए बॉन्ड वालों को भी पैसा देना है, ओल्ड बॉन्ड वालों को भी इंटरेस्ट देना है। तो ये ओवरलैपिंग इंटरेस्ट आएगा 2 महीने का ओल्ड बॉन्ड का। ओल्ड बॉन्ड का ओवरलैपिंग इंटरेस्ट आएगा। कैलकुलेट करो, बहुत सिंपल है सर। 300 लाख पे 14% साल भर का होता है, तो 2/12 कर लो, आपका ओवरलैपिंग इंटरेस्ट आ जाएगा 7 लाख के आसपास। राइट, ठीक है, ओवरलैपिंग इंटरेस्ट भी आपका आ गया ओल्ड बॉन्ड का। आगे, एज द न्यू बॉन्ड, ठीक है, ये सब हो गया, ओवरलैपिंग इंटरेस्ट भी हो गया। व्हाट इज द फिजिबिलिटी ऑफ रिफंडिंग बॉन्ड? कहानी खत्म। अब इतना सारा आपको डिटेल दे दिया, अब आपको पता करना है क्या। बहुत सिंपल सी बात है, नया बॉन्ड इशू करके ओल्ड बॉन्ड रिडीम करके एक्स्ट्रा कैश फ्लोज कितनी हो रही है। पुराना चलता तो 10 लाख जाते, नया चल रहा है तो 9 लाख जाने चाहिए, तो 1 लाख की सेविंग दिखेगी आपको, तब जाके नया बॉन्ड इशू करना फिजिबल है। अब पुराने बॉन्ड को हम कंटिन्यू करते हैं 10 लाख लगता, नए बॉन्ड को कंटिन्यू करके अगर 12 लाख लग रहा है तो कोई फ़ायदा ही नहीं ना, फ़ायदा हो ही नहीं रहा है। तो नया बॉन्ड इशू करके सेविंग्स कितनी हो रही है ये पता कर लो, कि नया बॉन्ड मार्केट में लाया तो पुराने के बदले अब एक्स्ट्रा कितना देना और लेना पड़ रहा है। अल्टीमेटली अगर लेना पड़ता है तो बात आपकी जम जाएगी, नया बॉन्ड आप इशू कर देना मार्केट में।
आप ये नहीं देख रहे हो कि नया बॉन्ड लाने से कितना खर्चा हो रहा है या कितना कैश आउटफ्लो होगा। आपने ये देखना है कि नया बॉन्ड लाने से पहले के मुकाबले कितना कैश फ्लो बढ़ेगा या कम होएगा। इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज देखना है आपको। ना मैं ये बोल रहा हूं कि ओल्ड बॉन्ड के कैश फ्लोज बताओ अगले 25 साल के, ना मैं ये बोल रहा हूं कि न्यू बॉन्ड के कैश फ्लोज बताओ अगले 25 साल के। नया बॉन्ड लाने से एक्स्ट्रा कैश फ्लोज कितने हो रहे हैं। अगर एक्स्ट्रा में इनफ्लो हो रहा है तो ही नया बॉन्ड आएगा सर। तो हम हर पॉइंट पे ये देखेंगे कि पुराना कंटिन्यू करते तो क्या कैश फ्लो होती, नया उस जगह पे लाया तो क्या कैश फ्लो हो रही है, और दोनों का डिफरेंस हमारे लिए ज़्यादा मैटर करेगा। ठीक है, अब पूरे क्वेश्चन को आप 3 हिस्सों में बांट दिया करो अगर आपको बहुत इजी करना है तो। ठीक है, एक इनिशियल कैश फ्लो, एक एनुअल कैश फ्लो। एनुअल निकालने के बाद ध्यान देना उसको 25 साल के एन्युटी फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब जाके वो प्रेजेंट वैल्यू आएगी। तो इनिशियल कैश फ्लो की तो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे, एनुअल की भी प्रेजेंट वैल्यू लेके आ जाओगे और टर्मिनल कैश फ्लो की भी प्रेजेंट वैल्यू लेके आ जाओ। दो तीनों का टोटल करो, ये आपकी एनपीवी आ जाएगी। बस कहानी खत्म सर। अब आपको सिर्फ ये 1, 2 और 3 फिगर निकालनी है। पहली फिगर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो नया बॉन्ड आएगा, पुराना बॉन्ड जाएगा। मैं इसी से लेता हूँ, ध्यान देना। ये रहा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नया बॉन्ड का 300 आएगा, पुराने बॉन्ड का 300 जाएगा, तो वो तो नेट ऑफ हो गया, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं। अब आप देखना, ये आपको कॉल प्रीमियम दिया हुआ है। आपका पुराना बॉन्ड जा रहा है तो उनको कॉल का पैसा देना पड़ेगा। ये ओल्ड बॉन्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। कितना पैसा दोगे सर? 1140 माइनस 1000 यानी कि 140 दोगे 30,000 को, यानी 42 लैक्स का खर्चा आया। ये ओल्ड बॉन्ड से रिलेटेड है खर्चा, और ओल्ड बॉन्ड आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, तो ये पूरा खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, उससे टैक्स सेविंग होगी। तो 42 लाख रुपए आउटफ्लो तो हुआ, लेकिन 16,80,000 का आपका इनफ्लो भी हो गया। 1680 का आपका इनफ्लो भी हो गया, तो आपका नेट आउटफ्लो इतना हुआ। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गई। आप यहाँ पे ध्यान दो, जो मैंने आपको लिख के दिया था यहाँ पे, मैं इसके साथ बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे तो उन्होंने जो रिलेवेंट है सिर्फ वही लिया है। नया बॉन्ड में ध्यान देना 300 आएगा और यहाँ 300 जाएगा। ये दो फिगर इंस्टीट्यूट ने आंसर में नहीं लिखी क्योंकि रिलेवेंट नहीं है। 300 आया गया, कहानी खत्म हो गई। कॉल प्रीमियम ऑन ओल्ड बॉन्ड, ये जाएगा तो कितना जा रहा है सर? 42 जा रहा है, लेकिन इस पे टैक्स सेविंग हमको आ रही है। 16,80,000 का हमको फ़ायदा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16,80,000। ये आपको पार्ट समझ में आ गया। इसके बाद 2 महीने का इंटरेस्ट जाएगा ओल्ड बॉन्ड पे 7 लाख का, लेकिन उस पे टैक्स सेविंग आपको मिल जाएगी 2,80,000 की, 7 इंटू 40%। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई, ये दोनों हम टिक कर देते हैं यहाँ पे। ये भी ओल्ड बॉन्ड का है, 7 लाख और 2 लाख, अच्छा 728 ना, तो 2,80,000, हाँ। तो ये भी आपको समझ में आ गया। ये भी आपका नेट आउटफ्लो आ गया 4,20,000 का। ठीक है, इसके बाद ध्यान देना, टैक्स सेविंग ऑन अनअमोर्टाइज्ड डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट ऑन ओल्ड बॉन्ड रिटर्न ऑफ। डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट एंड इशू कॉस्ट, इशू कॉस्ट होना चाहिए यहाँ पे, इंटरेस्ट मैंने गलती से लिखा होगा, इशू कॉस्ट। आप देखो मैंने जो टेबल, अपन ने जो टेबल बनाया, ध्यान देना, हमारी इशू कॉस्ट थी 3,60,000 की और डिस्काउंट था 9 लाख का। बट ये दोनों के दोनों थे 30 सालों के लिए। ठीक है, 30 साल के लिए। अगर हम 25 साल का निकालना चाहे तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 9 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 25, ये आ जाएगा कितना बैलेंस बाकी है। इसके अलावा भी अगर आप सिर्फ 9 डिवाइडेड बाय 30 करते हो तो आंसर आता है हर साल 30,000 रुपये डिस्काउंट में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहे हैं। 5 सालों का 1.5 लाख रुपए कम कर दो, 7.5 लाख रुपए का बैलेंस आपको यहाँ पे दिखेगा अगर आप बैलेंस देखोगे तो। ठीक है, या फिर आप 9 बाय 30 इंटू 25 भी कर लो तो भी आंसर आपका 7.5 आ जाएगा। इसके बाद इशू कॉस्ट देखो, 3,60,000 की थी 30 सालों के लिए, यानी कि 12,000 रुपये हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा था।
5 सालों का 60,000, 12 × 5, 60,000 रुपये आप हटा दो, कितना बचा? 3 लाख रुपए। या फिर ऐसे 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें बैलेंस कितना बचा? 3 लाख। ये ओल्ड बॉन्ड का बचा हुआ डिस्काउंट है, अनअमोर्टाइज्ड डिस्काउंट, अनअमोर्टाइज्ड इशू कॉस्ट। इसको आगे और बढ़ा के क्या करोगे? जब नया बॉन्ड आप लेके आ रहे हो, ओल्ड बॉन्ड खत्म कर दे रहे हो, तो ये सारा का सारा खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएगा। आउटफ्लो तो है नहीं हमारा। इस पे होगी टैक्स सेविंग, 10.5 लाख रुपए हैं टोटल। इस पे 40% की आपकी टैक्स सेविंग होगी, ध्यान देना। अच्छा, इन्होंने दोनों अलग अलग निकाला है, तो मैं भी दोनों अलग अलग ले लेता हूँ। ये कितना आ रहा है हमारा? 7.5 लैक्स, 7.5 लाख, और ये आ रहा है 3 लाख, राइट। $7.5 इंटू 0.40, तो 3 लाख का टैक्स बचता है, और 3 लाख इंटू 0.40, तो 4 × 3 12। तो ये हमारा टैक्स सेविंग हुई है। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। और ये जो टैक्स सेविंग हुई है, ये भी ओल्ड बॉन्ड का ही है। ये तो आपको समझ आ रहा है? हाँ सर, ये देखो, तो हमारा यहाँ पे मैं आता हूँ, टैक्स सेविंग ऑन अनअमोर्टाइज डिस्काउंट एंड इशू कितना आया टोटल? 3 लाख और 1,20,000, 4,20,000 का हमें यहाँ पे फ़ायदा हो गया। ये तो आउटफ्लो था, ये भी आउटफ्लो था। अब क्या बचा सर? सब कुछ हो गया, सिर्फ फ्लोटेशन कॉस्ट नए बॉन्ड की बची है, वो भी ले लो। ये रहा वो फ्लोटेशन कॉस्ट, 4 लाख रुपए ले लिया हमने सारा का सारा। देखो यहाँ पे भी सब कुछ टिक हो गया, यहाँ पे भी सब कुछ हमारा टिक हो गया। ये 4 लाख ले लो। अब इन सब की टोटल कर लो। जब टोटल करोगे तो आपको पता चलेगा 29,20,000 का इनिशियल स्टेज पे आउटफ्लो है। हो गया। अब हम अगले इसमें जाते हैं, दूसरे फेज में, जब हम एनुअल कैश फ्लोज निकालेंगे। हमको क्या करना है? पूरे लाइफ के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अब हम दूसरे स्टेज में जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हर साल इंटरेस्ट कितना बच रहा है। आप नोटिस करोगे इस क्वेश्चन में 14% का इंटरेस्ट हम पहले दे रहे थे, और अब सिर्फ 12 का दे रहे हैं। यानी कि हमारा इंटरेस्ट में सेविंग्स कितनी हो रही है? 2% की हमारी सेविंग हो रही है। 2% अगर आप 300 लाख पे निकालते हो तो वो 6 करोड़ रुपए, सॉरी 6 लाख रुपए होगा ना। 6 लाख रुपए का आपका इंटरेस्ट बच गया। आ जाओ, कहाँ लिखना है हमें? ये रहा एनुअल इनिशियल, ये कैश फ्लोज में, एनुअल कैश फ्लोज में हम लिखेंगे 6 लाख रुपए से हमारा इंटरेस्ट बच गया। अब इंटरेस्ट का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 6 लाख से अगर कम हुआ है, ध्यान देना, पहले 14% जा रहा था, 300 पे 14% होता है 42 लैक्स, अब 12% 36, तो 6 लाख से खर्चा कम हो गया, तो 6 लाख से प्रॉफिट बढ़ गया, टैक्स भी बढ़ गया। तो टैक्स आपको देना पड़ेगा 6 लाख पे 40% से, 2,40,000 रुपये का आउटफ्लो दिखेगा। मानते हो बात को? ठीक है। अब वहाँ पे देखो, ओल्ड बॉन्ड कंटिन्यू करते तो हर साल 30,000 और 12,000 रुपये का डिस्काउंट और इशू कॉस्ट डेबिट कर रहे थे, 42,000 का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो खर्चा बुक हो रहा था वो था 0.42 लैक्स का। लेकिन अब कितना होगा? अब सर बहुत सिंपल, फ्लोटेशन कॉस्ट है 4 लाख की अगले 25 सालों के लिए। 4/25 करते हो तो सिर्फ 16 लाख का खर्चा अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो रहा है। ध्यान देना, पहले एक्सपेंस 42,000 का था, अब सिर्फ 16,000 का है। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया कि अब खर्चा कम हो गया, अमोर्टाइजेशन कम हो गया 26,000 से। बट ये तो वैसे भी हमारा कैश फ्लो नहीं था, बट 26,000 से खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कम हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ गया। प्रॉफिट बढ़ गया तो उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा 40% का। तो 26,000 पे अगर आप 40% निकालते हो तो वो आता है -0.104। मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे, -0.104। अब इन तीनों की टोटल कर लो, और तो कोई कैश फ्लो है ही नहीं। तो 6 - 2.4 -0.104, यानी कि आपका 3.496 का हर साल का सेविंग आ रहा है। बट वो हर साल का है, उसको 25 साल के एन्युटी फैक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब बाकी का मैं यहाँ बताता हूँ। इन्होंने ऐसा लिया है कि ओल्ड बॉन्ड पे 42 लाख देते, उसका टैक्स का सेविंग इतना होता था, तो खर्चा हमारा इतना बुक हो रहा था। 12,000 और 4,800
12 और 4 800 कैसे आ रहा है ये? अच्छा, टैक्स सेविंग इन्होंने अलग अलग लिया है, यानी कि ये टोटल मिला के 42,000 पे 40% आता है। तो इन्होंने पूरा का पूरा अलग लिया है, अल्टीमेटली वही आंसर आएगा 3.49,600। ये भी हमारा भी वही आया 3.496। ठीक है, तो इन्होंने पहले ओल्ड बॉन्ड का ले लिया कि देखो पहले हम इंटरेस्ट इतना पे करते थे, उसमें से टैक्स की सेविंग उतनी हो जाती थी, तो नेट जो आउटफ्लो था 25,20,000 का था, और जो अमोर्टाइजेशन से टैक्स सेविंग होती थी वो इतनी थी। लेकिन ये तो अब हमारा इतना जो आउटफ्लो था वो जाता था ओल्ड बॉन्ड, अब नहीं जाएगा, तो ये हमारा इनफ्लो बन गया। लेकिन अब जो जा रहा है नए बॉन्ड में वो है ये इंटरेस्ट टैक्स से उसका टैक्स जा रहा है और अमोर्टाइजेशन ऑन फ्लोटेशन कॉस्ट, तो अब जा रहा है 2153। तो 25,03,000 की जगह 2153 जा रहा है, तो सेविंग कितने की हुई? 349 की। अब आगे आ जाओ, अरे कहाँ गया, हाँ उन्होंने डायरेक्ट निकाल के दिया है हमको। 8% हमारा की कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स है, 25 साल से उसका फैक्टर आता है 10.675। आप इसको 10.675 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट वैल्यू आ रही है कुछ 37.32 की। ठीक है, तो कहानी ख़त्म। और टर्मिनल कैश फ्लो तो सर इस क्वेश्चन में है ही नहीं। 37 पॉइंट कहाँ गया, हाँ ये देखो, मैं जब ये सब चीज़ें बता रहा था तब हमारा ये आया था कुछ 29.50, ये 37.32, ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है। और टर्मिनल तो कोई कैश फ्लो है ही नहीं। टर्मिनल में ओल्ड बॉन्ड में भी 100 करोड़ रिडीम कर देते थे, न्यू बॉन्ड में भी 100 करोड़ रिडीम कर दे रहे हो, तो इंक्रीमेंटल कुछ भी नहीं है, इसलिए ज़ीरो ले लो। अब आप यहाँ पे आ जाओ, ये बहुत ही सिंपल सी बात है। ये है वो दूसरा वाला पार्ट और ये है वो पहला वाला पार्ट। तीसरे वाले की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ भी नहीं है। पहला इनिशियल इन्वेस्टमेंट 29,20,000 जा रहा है और ये सेविंग हो रही है, दोनों प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में। नेट में देखोगे तो सेविंग ही आ रही है, यानी नया बॉन्ड इशू करके पुराना रिडीम करके नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो इट इज़ रिकमेंडेड टू रिफंड द बॉन्ड बिकॉज एनपीवी पॉजिटिव है। आया क्या समझ में आपको? 3 हिस्सों में डिवाइड करके सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो इज द ओनली स्टेटमेंट आई वुड से फॉर द बॉन्ड रिफंडिंग। बाकी सारा आपके कैश फ्लोज के समझने के खेल पे है, सारा कवर कर लिया हमने इस चीज़ में। कहीं टैक्स सेविंग हमने यहाँ ले ली तो वहाँ से छिन गई थी, इसलिए वहाँ आउटफ्लो दिखाया हमने, एनुअल आउटफ्लो। यहाँ सारा ले लिया था, कहानी खत्म। इसी के साथ सर हमारा बॉन्ड रिफंडिंग वाला टॉपिक खत्म होता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल में ज़रूर पूछो सर। इसके बाद एक और क्वेश्चन बचता है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे बढ़ाएंगे। ओके, सो अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है डर्टी प्राइस और क्लीन प्राइस वाले कॉन्सेप्ट पे। डर्टी प्राइस और क्लीन प्राइस, तो पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद में सर कुछ डिस्कशन करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन का। आइए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं फार्मूला लिख लेता हूँ कि यार डर्टी प्राइस और क्लीन प्राइस का फार्मूला है क्या एक्चुअल में, और जो हम बात करने वाले, डर्टी प्राइस इज इक्वल टू क्लीन प्राइस प्लस, ध्यान देना, एक्रूड इंटरेस्ट। पूरा ही लिख लेते हैं ना, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फटाक से समझेंगे। मान लो एक बॉन्ड आपने खरीदा, ठीक है। आपने अब ये बॉन्ड खरीद लिया 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो भी 5-10 साल का ये बॉन्ड होगा। इस बॉन्ड में इंटरेस्ट हर साल के एंड में पे किया जाता है। और लेट्स टेक एन एग्जांपल की फेस वैल्यू थी उस बॉन्ड की 1,000 रुपये और कूपन रेट था 10%, तो आपको हर साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा सर? 100 रुपये का। मानते हो इस बात को? ठीक है, तो आपको पहले साल आपने बॉन्ड रखा, 100 रुपये का इंटरेस्ट मिला। दूसरे साल बॉन्ड रखा, 100 रुपये का इंटरेस्ट मिला। अब आप एग्जैक्ट 2.5 ईयर्स में उस पोजीशन को क्लोज करना चाहते हो। अब आपको बॉन्ड आगे कैरी नहीं करना बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीज़न। आपको हो सकता है पैसों की ज़रूरत हो,
और इसलिए आप मार्केट में बॉन्ड को बेच दोगे। देखो कंपनी तो आपको वापस पैसा नहीं देगी ना, मैच्योरिटी के पहले नहीं देगी कंपनी पैसा। तो अगर आपको बॉन्ड से पैसा वापस चाहिए तो आप बॉन्ड मार्केट में बेच दो। अब आप बेचते हो लेट्स से फॉर एग्जांपल 1070 पे, ठीक है, और ख़रीदने वाला कौन है? ख़रीदने वाला मैं हूँ। तो मैंने क्या किया सर मैंने अगले 6 महीने तक बॉन्ड को और कैरी किया, और यहाँ जो 100 रुपये का इंटरेस्ट मिलने वाला है, अब आप मुझे बताओ कि ये इंटरेस्ट किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा पूरा का पूरा, ठीक है, क्योंकि उस डेट पे, रिकॉर्ड डेट पे कंपनी के बुक्स में बॉन्ड होल्डर मैं था, तो इंटरेस्ट भी जो मिलना है वो मुझे ही मिलना है, ठीक है। लेकिन आपको कहीं अनफेयर नहीं लगता ये चीज़ कि यार आधे साल तक आपने बॉन्ड को कैरी करा, तो 100 रुपये में से 50 रुपये का इंटरेस्ट तो आपको लेना बनता है और मैंने तो सिर्फ आधे साल तक ही बॉन्ड को कैरी करा। आई वॉज द होल्डर ऑफ द बॉन्ड ओनली फॉर हाफ ऑफ द ईयर, तो मुझे तो सिर्फ 50 ही मिलना चाहिए। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कंपनी हर पॉइंट पे ये ध्यान रखे कि कब कितने दिन के लिए कौन बॉन्ड होल्डर था। तो कंपनी स्ट्रेट अवे जो बॉन्ड होल्डर एक डेट पे होता है उसी को ही इंटरेस्ट देती है। इसी वजह से मार्केट प्राइस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। तो आप ये जो बोल रहे हैं ना कि यहाँ का जो 50 रुपये का इंटरेस्ट है वो आपको नहीं मिला जब आपने बॉन्ड मुझे बेचा, वो गलत है। वो 50 रुपये ऐसा माना जाता है कि इस मार्केट प्राइस में इंक्लूडेड है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम से एक एक दिन जब भी आगे बढ़ता जाता है, उतने दिन का इंटरेस्ट एक्रू होते जाता है। एक्रू होना और ड्यू होने में फ़र्क है सर। एक्रू होना यानी कि ऐड होते जा रहा है, अब आप ले सकते हो लेकिन अभी देने की बारी नहीं आई है। यू हैव द राइट टू रिसीव बट नॉट टुडे। जो डेट है जहाँ पे लेने की बारी आएगी, कंपनी के देने की बारी आएगी, वो है ये। यहाँ पे ड्यू हो जाता है, बाकी सारे दिन एक्रू होता है। तो वो 50 रुपये का भी जो इंटरेस्ट है वो इसके अंदर माना जाता है कि एक्रूड है, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान देना। अगर ये जो 1070 है इसे कहा जाता है सर डर्टी प्राइस, ठीक है। बहुत सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो क्लीन प्राइस होता है और एक होता है एक्रूड इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने कहा अभी। और क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये एक्रूड इंटरेस्ट 50 का है, डर्टी प्राइस कितने की 1070, तो ऑटोमेटिकली मैं बोल सकता हूँ कि क्लीन प्राइस कितनी हुई 1020। इसको क्लीन मतलब ही यही है कि इसमें कुछ और अटैच्ड नहीं है, इंटरेस्ट कोई अदर लाइबिलिटी कुछ भी अटैच नहीं है। दिस इज़ अ क्लीन प्राइस ऑफ द बॉन्ड ठीक है। अब एक और चीज़ देखो, एग्जैक्ट एक ये पर्टिकुलर डेट पे ले लो, यानी कि जो इंटरेस्ट मिलना है उसके जस्ट एक दिन पहले की डेट ले लो, एक दिन पहले की डेट ले लो। वहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि लेट से मार्केट प्राइस है 1120 रुपये, 1120 रुपये, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कितने दिन का इंटरेस्ट यहाँ पे एक्रूड होगा? पूरे साल भर का इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है 100 रुपये सर, और कल मुझे 100 रुपये का इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो वो जो कहाँ ये रहा पेन, अब मैं अगर ये बोलूँ कि 31 दिसंबर जो भी डेट होगी XXXX को अगर मैं डर्टी प्राइस निकालूँ तो ये हो गई सर मेरी 1120 की, और उसके अंदर मेरा 100 रुपये का इंटरेस्ट एक्रूड है, 100 रुपये का इंटरेस्ट एक्रूड है, यानी कि क्लीन प्राइस कितनी हो गई आपकी 1020। जस्ट आफ्टर दिस डे, नेक्स्ट डे क्या होगा सर, 1 तारीख को प्राइस 1020 हो जाएगी, क्योंकि 100 रुपये का इंटरेस्ट पे हो चुका होगा और थेरोटिकली मार्केट प्राइस गिर जाएगी, तो वो हो जाएगी 1020। सो एट दैट टाइम इट विल बी 1020 इज इक्वल टू 1020 प्लस 0, क्योंकि आज तो पहला ही दिन है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, नए साल का पहला ही दिन है। एक बार इंटरेस्ट पेमेंट हो गया तो सारी कहानी जीरो से शुरू होती है, और एक भी दिन एक्रू नहीं हुआ तो इंटरेस्ट एक्रूड इस पॉइंट पे जीरो होता है। तो ये वो दिन होता है जिस दिन इंटरेस्ट पेमेंट होता है, ये वो दिन होता है जब डर्टी प्राइस और क्लीन प्राइस की फिगर आपकी सेम आती है। इतना समझ में आया? 2 हिस्से समझ में आए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं सर, बहुत आसान था ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखना, एमपी लिमिटेड ने इशू किया है नए सीरीज ऑफ बॉन्ड्स ऑन जनवरी 1, 2010। थोड़ा ध्यान देना डेट पे, ये जनवरी से 2010 शुरू हो रहा है, यानी कि पूरा 2010 भी काउंट करना पड़ेगा दिसंबर तक, उसके बाद 11, 12, 13 ऐसा चालू होगा। द बॉन्ड्स वेर सोल्ड एट पार, यानी कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू इज इक्वल टू 1000। हमने एक चीज़ सीखी थी रिलेशनशिप में, अगर ऐसी सिचुएशन होती है और रिडम्पशन एट पार होता है तो हम बोल सकते हैं कूपन रेट इज इक्वल टू YTM विच विल बी इक्वल टू 10%,
ये जो कूपन रेट है 10%, ठीक है। अब मैच्योरिटी देखो 31 दिसंबर 2025 की है, जनवरी से जनवरी नहीं है, जनवरी से दिसंबर है। तो आप 2010 पूरा लोगे और उसके बाद 10 के बाद 25 तक 15 साल होते हैं, यानी टोटल 16 ईयर्स आ रहे हैं आपके। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं यहाँ पे, वो 2010 से 25 के बीच डिफरेंस निकाल लेते हैं, 15 साल का आता है और उसको लेके कैलकुलेशन आगे करते हैं, सारे आंसर गलत हो जाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग ही गलत थी। आपने मंथ्स पे तो ध्यान दिया ही नहीं कि वो जनवरी और दिसंबर है, तो एक साल वो ऐड हो गया 2010 वाला। कूपन पेमेंट्स जो है ये सेमी एनुअली पे हो रहे हैं। अब इस एक वर्ड की वजह से क्या होता है, सारे कैलकुलेशन में थोड़े से बदलाव आ जाते हैं। क्या बदलाव आते हैं मैं भी आपको बताता हूँ, ध्यान देना। ये जो कूपन रेट है ये 10 का 5% हो जाएगा क्योंकि सेमी एनुअल देना है। आपका YTM भी जो है ये 10 का 5% हो जाएगा, ये सेमी एनुअल देना है, ठीक है। इसके बाद में जो आपके 16 साल थे वो मल्टीप्लाइड बाई 2 होके 32 पीरियड्स हो जाएंगे, हाफ ईयर के पीरियड्स हो जाएंगे, ठीक है। जो इंटरेस्ट पे होगा वो 30 जून और 31 दिसंबर को हर साल पेमेंट होगा। आप अज्यूम करिए कि आपने, ठीक है, ये तो मार्केट में MP लिमिटेड की डिटेल दी गई थी। अब आप जब बॉन्ड खरीद रहे हैं, आप खरीद रहे हैं सर 1 मार्च 2018 को, तकरीबन 9 साल बाद, 9 नहीं 8 साल बाद। बट प्रॉब्लम क्या है, आप 1 जनवरी को भी नहीं खरीद रहे और 1 जुलाई को भी नहीं खरीद रहे। मतलब जो कूपन पेमेंट की डेट है ना, आप उस पॉइंट पे नहीं खरीद रहे बॉन्ड को। ये देखो, ये जून के बाद 1 जुलाई को खरीदोगे और दिसंबर के बाद 1 जनवरी को खरीदोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन ईजी जाते हैं। बट आप खरीद रहे हो बीच में, जनवरी फरवरी 2 महीने बीत जाने के बाद मार्च में, ठीक है। व्हेन द गोइंग इंटरेस्ट रेट वॉज 12%, ये है हमारा YTM इस क्वेश्चन में। तो ये 5% हम यूज़ नहीं करेंगे, हम 12% यूज़ करेंगे। ये 5% कब था, ध्यान देना सर, ये जो 10% का YTM था ये था जब हमने बॉन्ड इशू करा था। लेकिन 2018 8 साल बाद में YTM बदल जाता है 12%, और हाफ ईयर के हिसाब से हम इसको 6% में यूज़ करेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर हम ऑलरेडी दे चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछता है कि क्या YTM है बताओ 1 जनवरी 2010 को, तो हमने बोला देखो 10% होना चाहिए क्योंकि कूपन रेट और मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू सेम थी, तो कूपन रेट और YTM भी सेम आएगा। ये रहा 10%, ठीक है। ये वाला बहुत पार्ट आसान था। अब देखो यहाँ पे सेम जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ये वैसा ही एग्जांपल है कि मैं आपसे जब बीच में खरीद रहा था तो क्या कैलकुलेशन बैठ रहे थे, ठीक है। अब वॉट अमाउंट यू शुड पे टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। आप अगर मार्च 2018 में खरीद रहे हो, वो भी 1 मार्च को, तो आपने कितना अमाउंट पे करना चाहिए इस बॉन्ड को खरीदने के लिए। ऑफ दैट अमाउंट हाउ मच शुड बी एक्रूड इंटरेस्ट एंड हाउ मच शुड बी द बॉन्ड्स बेसिक वैल्यू। अंडरलाइन करो बेसिक वैल्यू को और उसके नीचे लिखो क्लीन प्राइस। मैं जो बोल रहा हूँ ये करते जाइए सर, ये एक एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अभी तो मैंने आपको समझाया यहाँ पे, इसलिए आपको शायद आइडिया बैठ गया कि इसे तो सर हाँ क्लीन प्राइस ही कहते हैं, लिखवा क्यों रहे हो। आप जब 600 क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे ना पूरे SFM के, और जब वापस लैंड करोगे इस क्वेश्चन पे रिवीजन के टाइम पे, तब वो चीज़ याद नहीं रहेगी आपको। इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ें लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अब आपको वो पूछ रहा है कि आपने कितना पैसा देना चाहिए इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। आप जो भी पैसा दोगे, जब भी दोगे किसी भी बॉन्ड को खरीदने के लिए, उसे डर्टी प्राइस ही कहा जाएगा, ठीक है। उसके अंदर क्लीन प्राइस और एक्रूड इंटरेस्ट मिला हुआ होता है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये मैं लेता हूँ 6 महीने, ठीक है। ये था 1 जनवरी 2018, यहाँ मान लो आता है 1 फरवरी 2018, यहाँ आएगा सर 1 मार्च 2018, ठीक है। अप्रैल, मई, जून और जुलाई, यहाँ 6 महीने कंप्लीट होते। 1 जुलाई 2018 आपने जो बॉन्ड खरीदा वो इस पॉइंट पे खरीदा, और यहाँ आप कितना आपकी मार्केट प्राइस क्या होगी बॉन्ड की, यानी कि आप कितना देने के लिए रेडी होंगे, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू। और फेयर वैल्यू सर हम कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ से फ्यूचर की जितनी भी कैश फ्लोज पेंडिंग है बॉन्ड की, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। लेकिन अब पंगा ये है कि आप इस पॉइंट पे रहते तो 6-6 महीने के पीरियड आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी रहोगे तो भी 6-6 महीने के पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। बीच में से कैसे करें, यहाँ से 6 महीने सीधा बीच में आएगा यहाँ पे कहीं, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले या तो यहाँ पे मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं या तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। ध्यान देना,
अगर आप यहाँ पे निकालोगे मार्केट प्राइस तो यहाँ से उसे आगे बढ़ाना पड़ेगा 2 महीने, और अगर आप यहाँ पे मार्केट प्राइस निकालोगे तो यहाँ से 4 महीने पीछे लेना पड़ेगा। तो वो हम आखिरी में कर लेंगे, 2 महीने कंपाउंड करो या 4 महीने डिस्काउंट करो, बात सेम ही पड़ेगी आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं 1 जुलाई 2018 की, उसके बाद पीछे जाएंगे। पहले हमें तो वैसे भी हमारा काम क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो इस पॉइंट के बाद से देखना 2018 की अभी 1 जुलाई शुरू हुई है, यानी कि पूरा आधा साल 2018 का बाकी है। अब 2018 का आधा साल यानी कि एक पीरियड तो यहीं पे हो गया। अब 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, 7 साल यानी कि 14 पीरियड हो गए। तो वो 14 और ऐड कर दो, टोटल मिला के 15 आधे साल यानी 15 हाफ ईयर्स इज स्टिल पेंडिंग। ठीक है, अब मार्केट प्राइस निकालना है तो सर बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है। पहली मार्केट प्राइस जो आप निकाल रहे हो वो हम लेते हैं 1 जुलाई 18 को। फॉर्मूला इंटरेस्ट इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर प्लस रिडम्पशन वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इंटरेस्ट कितना लोगे सर, 50 रुपये लोगे। ध्यान देना हाफ ईयर का निकाल रहे हो, 10% का कूपन रेट है, 50 आ गया। यहाँ पे अब आप एन्युटी फैक्टर लोगे प्लस रिडम्पशन जो होगा वो 1000 का होगा। अब देखो कितने पीरियड है सर, 15, और क्या रेट लगेगा 6%, क्योंकि 12% तो पर एनम दिया हुआ है आपको। चलो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यह आता है 0.417। MRC करूँगा तो 9.712। थोड़ा वापस कैलकुलेशन करने दो, मेरे को लगता है कुछ गड़बड़ ना हो। 15 to 9.712, हाँ सही है। ठीक है, अब आप इन सब की टोटल करोगे तो आपकी टोटल आएगी 902.60, यानी कि ये मार्केट प्राइस यहाँ पे कितनी है, 902 रुपये 60 पैसे। 1 जुलाई की है। ठीक है, 1 जुलाई की। अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ तक तो हम आ गए, यहाँ से 4 महीने पीछे जाना है, लेकिन यहाँ से सबसे पहले तो मैं एक ही दिन पीछे जाऊँगा और मैं निकालूंगा 30 जून 2018 की प्राइस। सिर्फ एक दिन पीछे गया तो क्या होगा, क्योंकि इससे फ़र्क पड़ रहा है। आप ध्यान देना, 1 जुलाई वो डेट थी जिस दिन इंटरेस्ट पे किया गया था, कितना, 6 महीने का, 50 रुपये। ठीक है, तो ये जो मार्केट प्राइस आई है ये फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है, पास्ट कैश फ्लोज उसमें इंक्लूडेड नहीं होते। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो पिछला 50 रुपये ये तो इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसके ठीक एक दिन पीछे जाओगे आप तो वो 50 रुपये इसमें ऐड हो जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया था, ध्यान देना, आप 1 जनवरी को जो प्राइस निकाल रहे थे वो 10203, और इसके ठीक एक दिन पीछे जाते तो पूरा 100 रुपये ऐड हो गया था, क्योंकि 100 रुपये एक्रू हो चुका था वहाँ पे। ये ड्यू और पे यहाँ हो गया था, इसलिए 100 रुपये इसमें से चले गए थे। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, सेम चीज़ यहाँ पे होगी सर। 1 जुलाई से हम एक दिन पीछे जाएंगे तो पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट उसमें एडेड दिखाना पड़ेगा, जो कि अगले दिन पेबल है। हम एक दिन पीछे जाते हैं तो मार्केट प्राइस हमारी बन जाएगी 902.60 प्लस 50 रुपीज़, दैट विल बी 952.60। अब सीधा चलो देखो, 30 जून की डेट आएगी तब मार्केट में इतनी प्राइस दिखेगी, और 1 जुलाई को 50 रुपीज़ इसमें से पे हो जाएगा क्योंकि ड्यू हो चुका है, और मार्केट प्राइस गिर जाएगी। आया ना वापस वही लॉजिक पे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया 30 जून। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मार्केट प्राइस निकाल रहा हूँ 1 मार्च 2018 की। कैसे निकालोगे सर, 1 मार्च 2018 और 30 जून 2018 में सिर्फ 4 महीने का फ़र्क है। 4 महीने से इस फिगर को डिस्काउंटिंग कर लो, आपका काम हो गया। सो 952.60 डिस्काउंटिंग अगर 6 महीने से करना है तो मैं 1 डिवाइडेड बाय 1.06 यूज़ करता। 6 महीने के लिए 6% रेट है बराबर, तो 4 महीने के लिए कितना रेट हो गया सर, 4%। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, अगर दिखाना प्रॉपर है तो, समझ गया तो डायरेक्ट 1.04 लिखो। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.06 इंटू आप ले लो 4/6। अब वो समझ में आएगा कि कैसे 4% निकाला है, अदरवाइज तो बहुत आसान है। 952.60 डिवाइडेड 1.04 करोगे तो वो आता है 915.96। ये आपकी
पहली फिगर है, इतना अमाउंट इन्वेस्टर पे करेगा, पेएबल सीधा सीधा लिखते हैं परचेज प्राइस, ठीक है, और इसी को हम डर्टी प्राइस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो 915 पॉइंट हमारी प्राइस आई है 96, ये यहाँ की है 915.96, ये डर्टी प्राइस होगी। ये आप इससे कंपेयर कर सकते हो 1070 से। अब आप बताओ, मैंने ये बोला था ना कि 1070 में पहले 6 महीने का जो इंटरेस्ट है वो एक्रूड इंक्लूडेड है, तो इसमें भी 915.96 में भी पहले 2 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट होगा, राइट सर, होगा। तो अब हम निकाल लेते हैं, लेस एक्रूड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 6 महीने का 50 रुपये होता है, तो 2 महीने का कितना? 16.67। तो अब आ जाएगी आपकी क्लीन प्राइस, या आप बोलोगे उसको जैसे पूछा है बेसिक प्राइस या वैल्यू, 899.29। ये आपका दूसरा आंसर हो गया, 899 और 0.29। कहानी ख़त्म। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले उन्होंने 902 निकाला 1 जुलाई पे, उसके बाद 50 रुपये ऐड किया, एक दिन पीछे गए तो 30 जून 2018, 1 जुलाई 2018, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने 4 महीने से पीछे खींचा। अब इन्होंने यहाँ पे एक्सेल शीट वगैरह यूज़ करके करा है, आप वो छोड़ सकते हो, ये ऑल्टरनेटिव मेथड अप्लाई कर सकते हो, ध्यान देना। ऑल्टरनेटिव में एग्जैक्टली वैसे किया जैसे हमने बोला, तो 915.96 आपकी प्राइस आई है। इसके अंदर में 16 रुपये 67 पैसे का 16 रुपये 67 पैसे का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, बाकी की बॉन्ड्स की बेसिक वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 108 पे, ध्यान देना। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 108, 9 और 10, ये ना आपके डायरेक्टली सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, डायरेक्टली सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़, सीए फाइनल एग्ज़ाम में ही पूछा गया है, तो आप उसको छोड़ भी नहीं सकते। तीसरी चीज़, इसके कई सारे कॉन्सेप्ट्स जो है, 2 ही कॉन्सेप्ट ज़्यादातर आप इसमें सीखोगे। एक होता है सर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तीनों क्वेश्चन आगे के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे ही है, और कैपिटल गेयरिंग रेशियो जो इसी क्वेश्चन में यूज़ हुआ है। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है ये इंटरमीडिएट पे हो चुके हैं आपके, और यही वजह है कि मैंने फॉर्मूला बुक में भी उस चीज़ को कवर करा है, और मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि हम ये बाद में जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब तक कवर करेंगे, तो ध्यान देना। ये देखो, ये आपका एक आ जाता है फिक्स्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशो, फिक्स्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब इसमें क्या होता है, आप ये जो फिक्स्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, ये बिफोर टैक्स भी निकाल सकते हो, बिफोर टैक्स प्रॉफिट में से। तो उस ऐसे टाइम पे इसका मतलब क्या होता है, पहले तो समझ लो कि जो भी आप फिक्स पेमेंट कर रहे हो, वो पेमेंट करने के लिए आपका प्रॉफिट कितने टाइम्स यूज़ किया जा सकता है। इसका मतलब आपने अगर 10 रुपये कमाए हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ छोटा सा, आपका प्रॉफिट 10 रुपये है और आप 2 रुपये का इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आती है, यानी कि आपका प्रॉफिट 5 गुना शक्तिशाली है, 5 गुना शक्तिशाली है इस चीज़ को पेमेंट करने के लिए। यू कैन यूज़ योर प्रॉफिट 5 टाइम्स इन ऑर्डर टू मेक द पेमेंट ऑफ योर इंटरेस्ट। सो वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स आर प्रॉफिट कैन बियर द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड पेमेंट। अच्छा, फिक्स पेमेंट में सिर्फ इंटरेस्ट नहीं आता सर, प्रेफरेंस डिविडेंड भी आता है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। और एक चीज़, ये जो फिक्स पेमेंट आप डिनोमिनेटर में ले रहे हो, उसके लिए जो न्यूमरेटर में प्रॉफिट लिया जाता है, वो ऐसा ही प्रॉफिट लेना जिसमें से ये दोनों अभी तक माइनस नहीं हुए हो, ठीक है। तो EBIT एक ऐसा प्रॉफिट होता है, ठीक है, समझ गया। लेकिन कई बार जो होता है, ये थोड़ा सा, ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ये कुछ लोग सही नहीं मानते, क्योंकि इसमें अभी टैक्स भी पे करना बाकी है, तो आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट और प्रेफरेंस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कभी कभी हम ये आफ्टर टैक्स भी निकालते हैं। आफ्टर टैक्स निकालने के लिए प्रॉब्लम क्या होती है, इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। जैसे ध्यान देना, EBIT माइनस इंटरेस्ट, फिर EBT माइनस टैक्स,
फिर ईएटी आता है और माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब ऐसे केसेस में आप ईएटी से शुरुआत कर सकते हो, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड अभी तक माइनस नहीं हुआ लेकिन इंटरेस्ट की अमाउंट माइनस हो चुकी है, तो आप क्या करोगे, ईएटी में इंटरेस्ट अलग से ऐड कर दोगे। समझ रहे हो, ईएटी में इंटरेस्ट अलग से ऐड कर दोगे, तो अब मैं ये बोलूँगा कि अभी तक इंटरेस्ट नहीं पे हुआ और न्यू डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों ले लूँगा, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, ईएटी प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। इन केस अगर आप प्रॉफिट प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के बाद का ले रहे हैं तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी वापस ऐड करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैंने आपको 2 रुपये दे दिए हैं और पैसा मेरे पास 8 रुपये बचा है, तो 8 रुपये में अब आप ये नहीं बोल सकते कि 8 रुपये कितनी बार यूज़ कर सकता हूँ, ये तो 2 रुपये दे चुके हैं, 8 रुपये अब आपका है ही नहीं तो आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। अगर कवरेज रेशो निकालना है तो ऐसा अमाउंट लो जिसमें से अभी तक इसका पेमेंट नहीं हुआ हो। 10 में से ही तो 2 देने थे इसलिए 10 को इस्तेमाल करूंगा। वैसे ही आप वैसा प्रॉफिट इस्तेमाल करो जिसमें से इंटरेस्ट या प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया हो। सिर्फ फ़र्क आएगा बिफोर टैक्स निकालना है कि आफ्टर टैक्स निकालना है। दोनों फॉर्मूले वैलिड है, दोनों फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे हम आने वाले 3 क्वेश्चन में। ठीक है, एक बार ये वाला एक बार वो वाला। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशो, डेट टू कैपिटल रेशो ये तो आगे देखेंगे, आरओसी भी आगे आएगा ही कहीं ना कहीं, ये भी आगे आएगा। इफेक्टिव टैक्स रेट हमारा हम देख चुके हैं और आगे आएगा वापस, वेटेड एवरेज भी आएगा। ये 2-3 चीज़ें हम देख चुके हैं, याद है, रेट, यील्ड और पे आउट रेशो, तो ये भी मैं टिक कर देता हूँ। 100 बेसिस पॉइंट ये भी हम देख चुके हैं, तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। ये WACC मान लो ये आएगा आपका 12वें चैप्टर में, COGS भी शायद वहीं पे आएगा, और ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, डेट टू इक्विटी रेशो भी अभी हो ही जाएगा आपका। ठीक है, चलो आ जाओ, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखना, कैपिटल थोड़ा ना ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव है नेचर में, मतलब कहीं कहीं पे आप एग्री नहीं करोगे, बट क्वेश्चन है, कवर करना है, आगे बढ़ेंगे सर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेके। कैपिटल स्ट्रक्चर है एक कंपनी का आपको दिया हुआ, और ध्यान देना क्या दिया हुआ है आपको, इक्विटी कैपिटल 80 लाख का दिया हुआ है, प्रेफरेंस 40 का, डिबेंचर आपका 64 का यानी 64 का, और रिजर्व्स 32 का। आप अगर देखोगे तो इक्विटी शेयर वाला जो पैसा है ये ओनर्स कैपिटल है, और 8% प्रेफरेंस शेयर ये आउटसाइडर्स कैपिटल है, ये भी आउटसाइडर्स कैपिटल है डेट का, और रिजर्व्स भी ओनर्स कैपिटल है। अगर मैं टोटल कर लूँ तो 80 + 32 ओनर का कैपिटल होता है 112 लाख का, और इनकी टोटल अगर कर लूँ तो वो होती है 102 लाख की। इसका मतलब ओनर का जो पैसा है कंपनी में 112 लाख का है, आउटसाइडर वालों का जो है वो है 102 लाख का। ठीक है, आगे काम आएगा। अब और एक चीज़, आपको प्रेफरेंस डिविडेंड जो देना पड़ता है वो है 8% 40 लाख पे, तो ये आता है सर 3,20,000 का, और डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो है 64 पे 12% का, यानी 7,68,000 का। इनकी अगर हम टोटल कर ले तो हमारा जो फिक्स पेमेंट आता है ना, जो हमें करना है एनी हाउ, वो आता है सर 10 लाख, 3,20,000 और 768, 10,88,000 का, ये आपका फिक्स पेमेंट आ जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सर, ध्यान देना। सन लिमिटेड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 32 lakhs एनुअली ऑन एन एवरेज। ठीक है, ये तो प्रॉफिट है, लेकिन ये EBIT है, EAT है, EBT है, क्या है, बट आगे उसमें क्लैरिटी दी हुई है, बिफोर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स जो कि 35% आता है, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यानी कि ये हो गया आपका EBIT। ना इंटरेस्ट माइनस हुआ इसमें से अभी तक, ना टैक्स माइनस हुआ। सन लिमिटेड हैज़ बिन रेगुलरली पेइंग इक्विटी डिविडेंड ऑफ 8%। अब डिविडेंड भी अगर आप कैलकुलेट करोगे 8% का 80 लाख पे, तो वो आता है 6,40,000, है ना। यानी कि आप अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से जो भी प्रॉफिट बचेगा, इतना प्रॉफिट आप अपने इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। डिविडेंड पे करना यानी कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, जो बचा कुचा प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी सिमिलरली प्लेस्ड, ये जो कंपनी सिमिलरली प्लेस्ड है ना, यहाँ पे लिख देना, ये एक तो प्रॉक्सी बोल सकते हो आप इसको, या तो इंडस्ट्री एवरेज बोल सकते हो।
कि हमारे इंडस्ट्री में नॉर्मली जो है हमारी तरह की कंपनीज 9.6% रिटर्न देती है इक्विटी पे, लेकिन कंडीशन है कुछ कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा वो फिक्स्ड इंटरेस्ट को और डिविडेंड को एटलीस्ट 3 गुना कवर करे। जितना ज़्यादा कवर कर सकता है उतनी अच्छी बात होती है। कैपिटल गेयरिंग रेशियो शुड बी 0.75 और यील्ड ऑन शेयर इज कैलकुलेट, ये तो खैर हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले पता करते हैं कि हमारी कंपनी का कवरेज रेशियो कितना है। इंडस्ट्री का तो 3 कम से कम है, हमारे कंपनी का कितना है। तो अब उसको लिए लेंगे हम फॉर्मूला। इन्होंने क्लियरली बोल दिया यहाँ पे आफ्टर टैक्स लेना है, ठीक है। तो हम लेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय, ध्यान देना सर, इंटरेस्ट का पेमेंट ले लो प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट ले लो। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले में एक प्रॉब्लम है, आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले रहे हो, इसमें से आप इंटरेस्ट पे कर चुके हो। ध्यान देना, ये तभी कैलकुलेट होता है जब आप इंटरेस्ट आपने दे चुके हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आपको बस करना ये पड़ेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट वापस ऐड करना पड़ेगा। क्या प्रेफरेंस डिविडेंड भी दे दिया था मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से? नहीं दिया था, इसलिए वापस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये फॉर्मूला लो और पता करो। अच्छा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले निकालना पड़ेगा सर। देखो 32 लाख का EBIT आ रहा है हमारा, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ EBIT कितना, 32 लाख का। इंटरेस्ट अभी अभी हमने निकाला वो कितना था सर, 3,20,000 का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कैलकुलेशन दी है ये, वही यूज़ कर लेता हूँ। 32 लाख, इसमें से आपने इंटरेस्ट माइनस कर दिया डिबेंचर का, आपका PBT आया, उसमें से टैक्स 35 माइनस किया और आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंटरेस्ट वापस ऐड कर देना, ठीक है, 7,68,000 का। तो ये वो प्रॉफिट निकलेगा जो आप फिक्स पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, फिक्स कॉस्ट पे करने के लिए। 50, 80, 800 प्लस 768 वो आता है 23,48,800, ठीक है। तो आपका इससे इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ जाएगा। क्या रखोगे इसके डिनोमिनेटर में? ये 10,88,000 23,48,800, 10,88,000। और आपका जो कवरेज रेशो आया है वो है 2.16 टाइम। यानी बाकी कंपनीज इतना प्रॉफिट कमा रही है कि 3 गुना वो अपने फिक्स कॉस्ट का पेमेंट कर सकते हैं, और आप इतना भी नहीं कमा रहे कि आप 3 गुना पे कर सको। यानी बुरी बात है, आपका रेशो ये वाला लो आ रहा है, जो कि बुरी बात है। इंडस्ट्री का एवरेज है 3 टाइम और आपका है 2.16 टाइम। आप कितने टाइम पीछे चल रहे हो? 0.84 टाइम्स, जो कि बुरी बात है। इसका मतलब आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो गया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो ABC कंपनी है और ये दिस कंपनी है। ABC कंपनी इतना प्रॉफिट कमाती है कि 3 गुना फिक्स कॉस्ट का पेमेंट कर सकती है। आप सिर्फ 2.16 टाइम पेमेंट कर सकते हो, आप इतना नहीं कमा रहे, और दोनों कंपनी 10% का रिटर्न दे रही है। बताओ कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? कोई भी रैशनल इन्वेस्टर ABC में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि जब 10% मिलना है तो कम से कम ऐसी कंपनी में जाओ जो ज़्यादा पैसा कमा रही है अपने फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए। उस कंपनी का रिस्क बढ़ जाता है। अब 10% काफ़ी नहीं है सर, ध्यान देंगे अगर, तो 10% उस कंपनी में काफ़ी नहीं है, रिस्क बढ़ गया, इसलिए हमारी उस कंपनी से रिटर्न की डिमांड भी बढ़ जाएगी अगर वो कंपनी चाहती है कि मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूं। आप चाहते हो कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं, दिस कंपनी में, तो मेरे को 10% से नहीं चलेगा सर, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है ये कंपनी थोड़ी रिस्की है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बोला कि इंडस्ट्री का कैपिटल गेयरिंग रेशियो जो है वो 0.75 है। अब आप इसका मतलब समझो पहले क्या होता है। 0.75 कैपिटल गेयरिंग रेशियो का मतलब होता है कि 75 पैसे मैंने मेरी कंपनी में बाहर वालों का लगाया है एज कंपेयर टू 1 रुपया ओनर्स का। कंपनी में खुद ओनर्स का 1 रुपया लगा है और बाहर वालों से 75 पैसे का लोन लिया है, 100 रुपये के मुकाबले 75 रुपये, ठीक है। ये रेशो जितना कम हो उतना अच्छी बात है। जितना रेशो कम आएगा उसका मतलब उतना बाहर वालों का कंपनी में पैसा कम लगा होगा, राइट? कम लगा होगा ओनर्स के कंपैरिजन में। बट ये रेशो अगर ज़्यादा आता है तो कितनी बुरी बात है कि कंपनी आपकी और ये कंपनी बाहर वालों के भरोसे चल रही है। इसका मतलब कभी भी जाके आपके हाथ से कंट्रोल जा सकता है। इसलिए कैपिटल गेयरिंग रेशो कम होना अच्छी बात होती है। अब हम निकालते हैं हमारा कैपिटल गेयरिंग रेशो क्या है। बहुत सिंपल सा फंडा है सर।
आउटसाइडर का पैसा कितना और हमारा पैसा कितना? आउटसाइडर का है सर 102, हमारा है 112। अगर हम ये रेशो निकालते हैं 102/112 तो वो आता है 0.91 का, जो कि अगेन बुरी बात है। क्यों बुरी बात है? ये देखो 0.91, 0.93, 40 और 64। हाँ ये तो ठीक है, 104 आ रहा है, सॉरी, हाँ मेरी गलती थी यहाँ पे, ये 104 आना चाहिए, 40 और 64। ठीक है, तो थोड़ा सा रेशो बदल जाएगा, ये 104/112.93। ठीक है, अब देखो इधर में क्या हुआ आ गया 0.93। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, बाकी कंपनीज अपने 1 रुपए के मुकाबले सिर्फ 75 पैसा लगाती है बाहर वालों का, और आप अपने 1 रुपए के बदले 0.93 लेके आ रहे हो दूसरे वालों का, आउटसाइडर्स का। यानी आप कंपनी में 1 रुपए डाल रहे हो और 93 पैसा लोन उठा रहे हो, फिर 1 रुपए डाल रहे हो 93 पैसा लोन उठा रहे हो। बुरी बात है, ज्यादा होना बुरी बात है। तो कितना ज्यादा है सर? 0.18 टाइम्स ज़्यादा है, बुरी बात है। ठीक है, इसका मतलब कंपनी और थोड़ा रिस्की हो गई, और थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए हमें अगर कोई चाहता है कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। अब आगे देखो, मज़ा आएगा। इस कंपनी का अगर यील्ड निकालना है, यील्ड का मतलब होता है रिटर्न परसेंटेज में, कि इस कंपनी का कितना है, तो वो कैलकुलेट किया जाएगा 50% ऑफ द प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको बोलते हैं इक्विटी डिविडेंड, जो बांटा गया, और 5% ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। सब लोगों का देने के बाद जब इक्विटी को देने की बारी आई, तो उसमें से जितना भी इक्विटी वालों को बांटा गया है, यानी कि 6,40,000, उसका आधा, और जो बचा कुचा है उसका सिर्फ 5%, ये टोटल कर लो तो उसको आप यील्ड मानोगे, ऐसा कंडीशन दी है। तो ध्यान देना, 6,40,000 जो डिविडेंड दिया उसका आधा, और उसके बाद 6,20,800 बचता है। ध्यान देना, प्रेफरेंस पे हो गया, इक्विटी का डिविडेंड पे हो गया, तो बचा कुचा जो प्रॉफिट था रिटेन्ड अर्निंग, वो है 6,20,800 का, उसका सिर्फ 5%। तो ऐसा करके आपने टोटल कर लिया, इसको बोला आपने यील्ड। ये हो गया रुपीज़ में, आपने निकाला परसेंटेज में कि चलो 3,51,040 न्यूमरेटर में रख देते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकालते क्या आप, कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, रिटर्न न्यूमरेटर में, इन्वेस्टमेंट डिनोमिनेटर में। बस एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी इनकी, वो है 80 लाख रुपए उन्होंने लिया है डिनोमिनेटर में, जबकि ओनर का जो पैसा, इक्विटी वालों का जो पैसा है, वो है 112 लाख का। रिजर्व्स भी ऐड होता है सर इसमें, बट उन्होंने नहीं लिया। अब आई डोंट नो वाई, क्यों नहीं लिया, तो मैं तो इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। यहाँ पे एम्बिग्यूटी आती है अकॉर्डिंग टू माई लॉजिक एंड द एग्जैक्ट व्हाट इज़ डन इन द एग्जाम इन आंसर। बट एग्जाम में अगर आता है तो आपको ऐसा ही करना है। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ध्यान में रख लो 112 होना चाहिए था, बट मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको डिग्री मिलेगी आगे। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ पे चीज़ें गलत है, पता होके भी गलत ही करना पड़ता है, क्योंकि मार्क्स आपको हासिल करना भी इंपॉर्टेंट होता है। बट प्रैक्टिकल लाइफ के लिए ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, अब आपका यील्ड आ गया 4.39%, कि आपकी कंपनी सिर्फ 4.39% कमा सकती है। ठीक है, बात खत्म नहीं हुई सर, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ भी नहीं रहा। आपको पता करना है कि इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी है, अज्यूमिंग द रिस्क फ्री प्रीमियम। अच्छा ध्यान देना, हमने पहले ही ये देख लिया था कि जो नॉर्मल कंपनीज है इसी कैटेगरी में, वो 9.6% का रिटर्न दे रही है। अब आप मुझे सिर्फ इतना सा बताओ, ये कवरेज रेशो देखने के बाद में हमारी कंपनी का बुरा है, कैपिटल गेयरिंग रेशो भी हमारी कंपनी का बुरा है, क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे अगर मैं आपको 9.6 का रिटर्न दूं? आप नहीं करोगे, क्योंकि रिस्क कौन ज़्यादा लेना चाहता है सेम रिटर्न के लिए। हाँ, अगर मैं कहूँ कि आप क्या लेना चाहोगे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मतलब मैं रिश्वत दे रहा हूँ एक तरह से, बताओ भाई मेरा काम कर दो, टेंडर पास कर दो, कितने पैसे चाहिए, तो आप क्या लेना चाहोगे? आप सीधा सीधा बोलोगे। अब आपकी आंखें खुलेगी कि चलो ठीक है, मैं इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कम से कम 9.6 में इतना इतना ज़्यादा चाहिए। वो कितना ज़्यादा चाहिए वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, दिया हुआ है सर, रिश्वत की फिगर यहाँ पे दी हुई है। आप क्लियर लेके चल रहा हूँ मैं, ये दिस इज़ नथिंग बट द ब्राइब। अब वो क्या ब्राइब है, आप ध्यान देना। इंटरेस्ट कवरेज रेशो में जो बुराई है अपनी कंपनी में, दो बुराई है ना अपनी कंपनी में, कवरेज रेशो भी खराब है, कैपिटल गेयरिंग रेशो भी खराब है, तो हर एक के बदले कितना चाहिए वो दिखा हुआ है।
1% एक्स्ट्रा लगेगा रिटर्न वन टाइम डिफरेंस के लिए, हर एक टाइम के डिफरेंस के लिए 1% ज़्यादा लगेगा। लेकिन आप ध्यान देना, आपका पूरा एक टाइम का तो डिफरेंस है भी नहीं, आपका 3 की जगह 2 होता तो माना जाता, लेकिन 2.16 टाइम्स तो कवर करा, यानी एक टाइम के लिए 1% का आपको रिटर्न एक्स्ट्रा चाहिए, तो 0.84 टाइम्स के लिए कितना रिटर्न एक्स्ट्रा मांगोगे? 0.84 टाइम %। तो 9.6 तो था बेसिक, उसमें अब 0.84% आप और ज़्यादा मांगोगे। अब आती है बारी कैपिटल गियरिंग रेशियो की। 2% आपको एक्स्ट्रा चाहिए रिश्वत में फॉर एवरी 1 टाइम ऑफ डिफरेंस ऑफ कैपिटल गियरिंग रेशियो, बट आपका 1 टाइम का डिफरेंस नहीं है सर, 0.18 का है, तो आप सीधा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना % एक्स्ट्रा चाहिए, 0.46। तो आपको रिश्वत में कितना एक्स्ट्रा लगेगा? 0.36। तो ये भी रिश्वत ऐड कर दो। ये है ईमानदारी, नॉर्मल तरीके से काम करने का नतीजा। बट इससे काम नहीं हो रहा तो हमें रिश्वत देनी पड़ेगी, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारे ये रेशियोज़ ख़राब है। तो अब जाके इतना % अगर आप दोगे तो कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि इस कंपनी से इतना रिटर्न मिलना चाहिए। लेकिन वो तो नॉर्मल केस में है 10.80, बट इतना मिल नहीं रहा ना। मिल कितना रहा है सर? 4.39%। यानी आप मान के चलो, अगर इतना रिटर्न कंपनी देती है तो मार्केट में शेयर की प्राइस लेट से 100 रुपये, 10.80 पे 100 रुपये प्राइस है मान लो, तो अब आप बताओ, कंपनी तो इतना ही रिटर्न दे रही है 4.39, तो मार्केट प्राइस गिरेगी कि नहीं गिरेगी? गिर जाएगी मार्केट प्राइस, क्योंकि कंपनी कम रिटर्न दे रही है, तो नहीं कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, ध्यान देना। अब थोड़ा सा इन्होंने वो करा है, ये 0.84 टाइम्स, ये 0.36 टाइम्स, ठीक है, ये टोटल 10.80। अब इनका वैल्यू निकालने का तरीका देखो थोड़ा सा क्या है। इन्होंने बोला देखो 100 रुपये की मार्केट प्राइस हम मान के चलते हैं, क्वेश्चन में कोई भी डेटा नहीं दिया हुआ है 100 रुपये से रिलेटेड, तो इन्होंने अपनी मर्जी से लिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट को एक दिक्कत जाएगी रियल एग्जाम में। वो बोलते हैं कि 100 रुपये की मार्केट प्राइस लेके चलते हैं 10.80 के रिटर्न पे, और कंपनी सिर्फ 4.39 दे रही है, तो एक्चुअल में उसकी प्राइस 40 रुपीज़ ही होनी चाहिए। आप सिंपल लो तो 100 रुपये है 10% पे, तो 4% पे कितना होना चाहिए सर? 40 रुपये। बस ये वही तरीका हो गया। अब ये कौन सा लॉजिक हो गया? मतलब ऐसा कहाँ, मार्केट प्राइस ऐसे तो कभी डिसाइडेड नहीं होती। हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो भी नहीं निकाल सकते, यहाँ पे आज सच कुछ दिया हुआ ही नहीं है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, और ये वेग आंसर लगता है मेरे को, एम्बिग्यूअस आंसर है, बिना क्लैरिटी का। प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं पे भी ऐसा इस्तेमाल नहीं होता। तो बस ध्यान में रखो मार्क्स के लिए, और आगे बढ़ो। देखो सर, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आसानी से ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म करना है क्या सर क्वेश्चन को? पढ़ना है, समझना है, आगे बढ़ना है, क्यों नहीं। हमारे पास तो 10 साल पड़े हुए हैं सीए फाइनल के एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए। टाइम की कोई चिंता नहीं है सर, आप पढ़ाते जाओ, ऐसा थोड़ी चलेगा। टाइम को तो ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो, HLL एक कंपनी है। अब मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो समझ लो। एक कंपनी है जिसके पास बैलेंस शीट में लोन है, डेट है 8 करोड़ का, ठीक है, 8 करोड़ का डेट है, और बिजनेस में उसे एक्सपेंशन करना है, और उसके लिए वो और लोन लेने की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब पंगा क्या है, एडिशनल बॉन्ड्स जो अगर वो इशू करना चाहता है, मार्किंग भी करवाना है तो ले लो। ये 8 करोड़ का बॉन्ड है, 10% उस पर वो पे करता है, एक तरह से 80 लाख रुपए का इंटरेस्ट जाता है सर, ठीक है, 0.80 करोड़ का। अब वो एडिशनल बॉन्ड इशू कर सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन तीनों की तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, उतना ही मैक्सिमम लोन आप और ले सकते हो। लेट से जो हम एक्स्ट्रा लोन लेना चाहते हैं उसे हम कहते हैं एक्स, ठीक है। अब ध्यान देना, क्या कंडीशन है कि प्री टैक्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, पिछले वाले क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स था, इसमें प्री टैक्स है। इनकम बिफोर टैक्स और बॉन्ड का इंटरेस्ट ऐड कर दोगे उसमें, क्योंकि PBIT माइनस इंटरेस्ट और PBT। तो आपको जो इनकम लेनी है प्री टैक्स की इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए, वो है PBIT। या तो PBIT न्यूमरेटर में लिख लो, या तो PBT प्लस इंटरेस्ट लिख लो। अब क्वेश्चन में क्या है ना, टैक्स माइनस करने के बाद आपको PAT की फिगर दी हुई है, यहाँ से पहले यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, यहाँ से फिर इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, तब PBIT पे पहुँचोगे। तो ये जो पूरा न्यूमरेटर है इसे PBIT कहते हैं सर, ठीक है।
और वो 4 या उससे ज़्यादा ही आना चाहिए आपका पीबी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। पिछले क्वेश्चन में तो 3 था। अब ध्यान देना, जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ मॉर्टगेज असेट्स है, आपके कुछ असेट्स, ध्यान देना, आपके कुछ असेट्स आपने गिरवी रखे हुए हैं, वही फिक्स्ड असेट्स आपके नेट डेप्रिशिएटेड वैल्यू मतलब डेप्रिशिएशन माइनस करने के बाद जितने भी है वो आपके लोन के दुगने होने चाहिए। यानी कि अगर आपने 8 करोड़ पे 2 करोड़ और उठाया तो टोटल हो गया 10 करोड़, तो आपके डेप्रिशिएटेड असेट्स उसके 2 टाइम होने चाहिए, यानी कि 20 करोड़। इट शुड बी ट्वाइस द अमाउंट ऑफ मॉर्टगेज डेट। इसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो जो है आपका, यानी कि बाहर वालों का पैसा अगेंस्ट इक्विटी वालों का, वो 0.50 होना चाहिए। कैपिटल गेयरिंग ही तो हो गया ना, बट कैपिटल गेयरिंग में क्या होता है, प्रेफरेंस भी ऐड हो जाता है न्यूमरेटर में। यहाँ डेट टू इक्विटी रेशियो में सिर्फ डेट रहता है। सो डेट टू इक्विटी रेशियो आपका 0.5 होना चाहिए, यानी कि 1 रुपये के कंपनी के ओनर्स के पैसे के कंपैरिजन में डेट का पैसा सिर्फ 50 पैसे होना चाहिए। अभी कितना है सर, 8 करोड़, तो न्यूमरेटर में बाद में डेट कितना हो जाएगा, 8 + x हो जाएगा। मानते हो आप, ये भी तो रेस करोगे। और डिनोमिनेटर में इक्विटी आ जाएगा। इट शुड रिमेन बिलो 0.50, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। HLL हैज़ नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस ऑफ 2 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे दिया HLL कंपनी का उन्होंने 2 करोड़ का, ये रहा 2 करोड़, ठीक है। और उन्होंने बोला 40% का टैक्स रेट है। अब आप बताओ, 40% का टैक्स माइनस करने के बाद अगर आफ्टर टैक्स फिगर आई है तो इसे मैं 60% बोल सकता हूँ। सो 2 करोड़ को 60% से डिवाइड करूंगा तो मेरी सीधी पीबीटी आ जाएगी, पीबीटी आ जाएगी। और पीबीटी में मैं एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट 80 का ऐड कर दूंगा तो मेरा पीबीआईटी भी आ जाएगा। बट ध्यान देना, आप नया लोन इशू करोगे तो वो भी इंटरेस्ट आपको आगे माइनस करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, 40 करोड़ का इक्विटी है, ये डेट इक्विटी रेशियो के लिए काम आएगा। डेप्रिशिएटेड वैल्यू जो है वो है असेट की 30 करोड़, ये दूसरी कंडीशन के लिए काम आएगा। अब ध्यान देना, एक और चीज़ बोली गई है। अज्यूम करो कि जितना भी आप एक्स उठाओगे, यानी कि एडिशनल डेट उठाओगे, उसका आधा यानी कि 50% आप डेप्रिशिएटेड असेट्स में यूज़ करोगे। यानी कि आपके डेप्रिशिएटेड असेट्स इस वैल्यू के आधी अमाउंट से बढ़ जाएंगे। अगर 10 करोड़ उठाया तो उसका आधा होता है 5 करोड़, तो 30 में 5 करोड़ यानी कि 35 करोड़ के डेप्रिशिएटेड असेट्स आपके बन जाएंगे, ठीक है। कोई सिंकिंग फंड पेमेंट नहीं है, 10% डेट आप रेज करोगे। हाउ मच मोर, 10% डेट, यानी कि जो एक्स्ट्रा भी डेट आप यूज़ करने वाले हो वो भी 10% के इंटरेस्ट पे उठाओगे आप, ठीक है। तो दोनों में एक चीज़ अच्छी है, दोनों डेट आपके 10% पे उठ जाएंगे। कितना डेट 10% का मैक्सिमम कंपनी उठा सकती है, ये कंसिडर करते हुए कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और तीनों में से कौन सी कंडीशन बाकी 2 पे बाइंडिंग हो रही है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सिंपल हर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, सेटिस्फाई तो करना है, सेटिस्फाई करते हुए निकाल लो कि कितना लोन आप हर कंडीशन में उठा सकते हो। अब लेट से एग्जांपल हम आंसर आता है हमारा कि यहाँ पे मैं 3 करोड़ का उठा सकता हूँ, यहाँ 5 करोड़ का उठा सकता हूँ, यहाँ मैं 12 करोड़ का उठा सकता हूँ। तो आपकी कौन सी कंडीशन आपकी बाइंडिंग हो जाएगी, पहली वाली। क्योंकि आप अगर दूसरी कंडीशन में 5 करोड़ उठा लिया आपने तो दूसरी और तीसरी तो सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन पहली ब्रेक हो जाएगी कि 3 करोड़ से ज़्यादा नहीं उठा सकते। तो ऐसा आंसर आपको निकालना है एक एक करके, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, 109 पहली कंडीशन। फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी सब आप आगे सॉल्व कर लोगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज नथिंग बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वैसे देखा जाए तो PBIT डिवाइडेड बाई, ये बिफोर टैक्स लेना है तो इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है। अब PBIT कैसे आएगा सर, PBT प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, सही है। और PBT कैसा आएगा सर, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है डिवाइडेड बाय 60% कर लो, यानी कि अगर मैं लॉजिकली बताऊं तो वो हो जाएगा 1 माइनस टैक्स प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अब देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2 करोड़ का, और आप 40% माइनस करने के बाद टैक्स कितना, बिफोर टैक्स कितना बचेगा, 0.60 आफ्टर टैक्स, ठीक है। इंटरेस्ट अब आपके 2 तरह के हैं, एक
8 करोड़ पे 10% का प्लस x करोड़ पे 10% का, ये भी तो आपको देना ही है ना इंटरेस्ट बाद में, लोन उठाने के बाद ये सारी 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसलिए उस पर भी तो आपको इंटरेस्ट देना है। डिवाइडेड बाय 8 पे 10% और x पे 10%। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, और ये 4 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। कर लो, ख़त्म काम। 4 इज इक्वल टू, फटाफट देखो अब क्या होता है, 3.33 प्लस 0.80, तो ये हो गया 4.133 प्लस 0.1x डिवाइडेड बाय 0.8 प्लस 0.1x। अब ये इधर साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 3.20 प्लस 0.4x इज इक्वल टू 4.133 प्लस 0.1x। कर लो सॉल्व, इसको ले जाओ इधर में, तो ये आ जाएगा 0.30x और ये हो जाएगा 0.933। अब अगर आप सॉल्व करोगे तो आता है 3.11 करोड़ से ज़्यादा आप उठा नहीं सकते। अगर आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो 3.11 करोड़ से ज़्यादा आप उठा नहीं सकते। 3.11 लो या 3.10 लो, ये कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। अब हम लेते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन है नेट डेप्रिशिएटेड असेट्स का, ठीक है। अब वो फॉर्मूला क्या है सर, आपके नेट डेप्रिशिएटेड असेट जो है वो 2 गुना होने चाहिए मॉर्टगेज डेट के, ये बोल रहे, ठीक है सर। नेट डेप्रिशिएटेड असेट्स जो है आपके, ठीक है। अब वो कितने होंगे नेट डेप्रिशिएटेड असेट्स, मैं बताता हूँ। पहले तो ले लो मॉर्टगेज डेट कितना है, 8 प्लस एक्स विल बी द एडिशनल डेट। अच्छा, 30 करोड़ के तो ऑलरेडी है, और x इंटू 0.50, जितना भी आप लोन लोगे उसका 0.50 ऐड हो जाएगा। बस अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लो। 30 प्लस 0.50 x इज इक्वल टू 16 प्लस 2x, तो 0.5 को उधर ले जाओ, ये हो गया 14, 30 में से 16 गए 14, और ये 1.5x, तो आपको यहाँ पे x की फिगर मिल जाएगी, ये आ गया 9.33 करोड़ आप इसमें उठा सकते हो। 3, इसका मतलब ये कंडीशन अब आपकी कोई काम की नहीं है, मतलब इसको सेटिस्फाई करना है तो ये पहले वाली कंडीशन में 3.11 से ज़्यादा तो आप उठा ही नहीं सकते। इससे कम अगर आ रहा होगा तीसरे में तो ठीक है, नहीं तो ये फाइनल हो जाएगा अब हमारा। डेट टू इक्विटी रेशियो सर, डेट टू इक्विटी रेशियो आपका 0.5 होना चाहिए। डेट कितना है सर, 8 करोड़ प्लस x, और ये है 40 करोड़, और क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। 8 प्लस x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 12। अब बताओ 12 करोड़ 9.33 या 3.11, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो 3.11 के लिए जाओगे, क्योंकि अगर आपने गलती से भी 9.33 करोड़ उठाया, ध्यान देना 9.33 करोड़ उठाया तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, ये आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा कि आप सिर्फ इतने का लोन उठाओगे तब जाके 4 आएगा। अगर इससे ज़्यादा का लोन उठाया आपने गलती से भी तो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और गिर जाएगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट का बर्डन ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। बस ख़त्म, ये देखो 3.1 9.33 12 करोड़, सारी कंडीशन मीट करनी है तो 3.10 विल बी द फाइनल अमाउंट ऑफ लोन दैट यू विल रेज। 110 तो और भी ईजी है सर, ध्यान देना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको निकालना है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सी बात है। डेटा जो गिवन है उसके हिसाब से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाल लो कि एग्जिस्टिंग ICR कितना है और न्यू ICR कितना है, और उसमें डिफरेंस दिखाना है आपको। कि मान लो ये 2 था, ये 1, ये पहले 4 था, और मान लो अब आया है 3, तो कितने का 1 का फ़र्क पड़ा है 4 पे, तो कितना 25% के आसपास चेंज हुआ है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपसे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना चेंज हो गया, कोई टैक्स का रेट नहीं है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का सिंपल फॉर्मूला आपका इस क्वेश्चन में बनेगा EBIT बाय इंटरेस्ट, ठीक है। अब ध्यान देना, प्रेजेंटली वर्किंग विथ एन इंटरेस्ट बिफोर टैक्सेस 90 लाख के अभी अपने वो है EBIT, और लोन देखो कितने का है, 12% का टर्म लोन है, तो 12% ऑन 300 कितना आएगा 36 लाख। फिर ये तो लॉन्ग टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म लोन भी देखो 15% का 200 पे, तो ये आ गया सर 30 लाख।
11% 100 पे यानी कि आ गया 11 लाख। तो अभी एग्जिस्टिंग जो लोन इंटरेस्ट आपको देना है वो है 77 लैक्स का। तो एग्जिस्टिंग अगर हम निकाले तो 90 लाख का प्रॉफिट, 77 लाख का हमारा तो इंटरेस्ट ही आ जाता है। तो ये 1.169 का आपका एग्जिस्टिंग, ध्यान देना, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमारा जो सेल्स है वो बढ़ते जा रहा है और सेल्स ग्रो होने के चक्कर में हमें रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदना पड़ेगा और उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल और लगेगा। इतने लोन से काम नहीं हो रहा, और लोन उठाओ। और लोन आप उठाने के लिए राजी हो, वो है 100 लैक्स का, 100 लैक्स का 16% पे। ध्यान देना, आपकी ऑलरेडी 77 लैक्स की इंटरेस्ट की कॉस्ट है, एडिशनल इंटरेस्ट की कॉस्ट आपकी 16 लाख रुपए से बढ़ जाएगी अगर आपने 100 लाख का लोन लिया 16% पे। तो आपका जो नया इंटरेस्ट है वो हो जाएगा 93 लैक्स का, ठीक है। बट इससे क्या होगा, हमारी EBIT भी तो बढ़ेगी, प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा। कितने से सर? 15% से बढ़ेगा। अब ध्यान देना, एग्जिस्टिंग EBIT है आपका 90 लैक्स का, उसका 15% आप बढ़ाओगे तो वो होगा सिर्फ 13.5 लैक्स। तो टोटल आपका जो प्रॉफिट बढ़ेगा 90 प्लस 13.5 वो हो गया, टोटल हो गया 103.5। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर बेवकूफ़ी बताता हूँ यहाँ पे। आप अपनी 13.5 लाख से इनकम बढ़ा रहे हो लेकिन खर्चा 16 लाख से बढ़ा रहे हो, तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा मेहनत आप कर रहे हो उसमें आपका तकरीबन 2.5 लाख रुपए का नुकसान ही है, वो भी पुराने प्रॉफिट में से आपको बेयर करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अब हम नया इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालते हैं। उसके लिए हमें EBIT चाहिए, वो रहा नया वाला 103.5, और इंटरेस्ट चाहिए वो है 93, और वो आता है 1.112। तो आप ध्यान दोगे, आपका जो नया इंटरेस्ट कवरेज रेशो आया 1.112 का आया, कम हो गया ना। 1.169 से 1.112। क्वेश्चन क्या बोलता है? कैलकुलेट द चेंज इन इंटरेस्ट कवरेज रेशो आफ्टर द एडिशनल बोरोइंग इज इफेक्टेड। तो क्या कैलकुलेट करना है सर? कैलकुलेट कर लो, 1.169 माइनस 1.112, दिस इज द चेंज, 0.056, 0.057। और कमेंट क्या करना है? कमेंट ये रहेगा कि सर एडिशनल जो प्रॉफिट 13.5 लाख का हुआ है वो कमाने के लिए हमने 16 लाख का एडिशनल खर्चा दिया, तो एक तरह से देखा जाए तो एडिशनल बर्डन ही आ रहा है पुराने प्रॉफिट पे। एनालिसिस देखना, विद द प्रपोज्ड इंक्रीज इन सेल्स द बर्डन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडिशनल बोरोइंग विल एडवर्सली अफेक्ट। बुरी तरह से हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो अफेक्ट हो रहा है, कम हो रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्योंकि नुकसान ज़्यादा है, कमाई कम है। इसी के साथ सर हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो गया। मनी मार्केट ऑपरेशन शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 से 131, तकरीबन 20 क्वेश्चन और हैं, राइट, 20-21 क्वेश्चन है और ये इजी छोटे छोटे ज़्यादा बड़े क्वेश्चन है नहीं, तो फटाफट कवर होंगे। काफ़ी सारे होमवर्क रहेंगे तो एक आध लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी देखते, ज़्यादा डिस्कशन आया किसी में तो एक आध लेक्चर और बढ़ाएंगे। मनी मार्केट ऑपरेशंस जो है वो अब हम देखेंगे। आपने ध्यान देना, इक्विटी वैल्यूएशन हो गया, प्रेफरेंस वैल्यूएशन हो गया, बॉन्ड वैल्यूएशन हो गया। अब यहाँ पे आता है सर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ध्यान देना, मनी मार्केट में अभी तक जो आप देख रहे थे वो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट थे, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट थे। बॉन्ड हो गया, प्रेफरेंस हो गया, इक्विटी हो गया, ये कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स थे जहाँ से पैसा रेज किया जाता था। अब शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैसा रेज करना होता है तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को आप इस्तेमाल कर सकते हो। और उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल जनरली सारी कंपनीज करती थी, बट मनी मार्केट का जो इस्तेमाल है मोस्टली बैंक्स करती है, बैंक्स मोस्टली करती है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखना, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ये छोटे छोटे टाइम के लिए होते हैं। अभी आपने इक्विटी शेयर देखा, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड देखा होगा, 5-5 साल, 10-10 साल, 25-25 साल तक रिडम्पशन होता है। इनका 1 साल, 91 डेज, 180 डेज, 1 साल के अंदर के कैलकुलेशन आपके बहुत सारे रहेंगे। इसका वॉल्यूम लार्ज होता है, ये इसमें डी रेगुलेटेड इंटरेस्ट है, चलो ये तो आप थ्योरी के लिए पढ़ सकते हो। सेफ होता है,
थेरी में आपको 4-5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो ये हो गया। हम जो जिन पे क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो है ये कॉल और नोटिस मनी क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रेपो एंड रिवर्स रेपो। मेरी आपसे दरख्वास्त है इन सब पे थेरी एक बार पढ़ लो, क्योंकि मैं सारा का सारा अभी आपको थेरी इसका पढ़ाऊँ और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन लूँ, तो दैट वोंट बी अ गुड आइडिया इन द फास्ट ट्रैक बैच। और कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, एक बार बस थेरी पढ़ के आओ। मैं आपको मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ तो भी मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि आप पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। मतलब एक तरह से आप कसम ले लो कि अगर आपने थेरी नहीं पढ़ी, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने थेरी नहीं पढ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेने के पहले, तो आप फेल हो जाओगे। ये वीडियो जस्ट ख़त्म होते ही सबसे पहले आप इसकी थेरी पढ़ोगे, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस देखने आओगे। थोड़ी आपको ईजीली आपको अच्छे से क्वेश्चन ना जो है समझ में आएंगे और फटाफट इसलिए मैं कवर अप कर पाऊँगा। अदरवाइज़ आप बोलोगे यार ये कमर्शियल पेपर होता क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता क्या है। ठीक है, चलो मज़ा आने वाला है सर, मज़ेदार क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलता हूँ मैं इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। मीनवाइल यू आर गोइंग टू रीड द थेरी ऑफ दीज क्वेश्चंस। बाय बाय।